স্যার মনে পড়ছে না হোমওয়ার্ক ছিল কিনা। আচ্ছা ठीक है सर। ओके ओके আমি দেখছি। अच्छा गुड मॉर्निंग सर, सबको फिर से गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा तो फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है ना रोशनी? कंफर्म करते एक बार है दादा। रिकॉर्डिंग। ओके ओके ठीक है। तो फिर चलो सर हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं। ओके, तो इनकम टैक्स में क्या करेंगे? हाउस प्रॉपर्टी चल रहा था तो हाउस प्रॉपर्टी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद बीपी या कैपिटल गेन कुछ भी स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट इज दैट सर, जैसे कि मैं आपको रोज बताता रहता हूँ, आज भी बताऊंगा कि व्हाट इज दिस हाउस प्रॉपर्टी। अपना जो इनकम टैक्स है ना, ऑब्वियसली दिस इज नॉट द बेसिक क्लास, इट्स अ 5 हेड्स का डिस्कशन चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, जितना सिंपल समझो इनकम टैक्स को उतना ही अच्छा है। गवर्नमेंट को चाहिए क्या? पैसा। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है गवर्नमेंट। कहाँ से? पर्सनल इनकम से। हम लोग जो पर्सनली इनकम करते हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि भाई आप जितना कमाना है कमाओ, बट हमारा कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम में आप हमारे घर में, मतलब सरकार के घर में टैक्स जमा करो। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया? 5 हेड्स बनाया। कितना बनाया संपद? सुनचिस तो जो नहीं बोलची। गवर्नमेंट ने क्या किया? आप जो भी इनकम करते हो उसके लिए अलग अलग 5 हेड बना दिया। ठीक है, 5 हेड मतलब जैसे रावण का 10 माथा होता है ना, इट्स काइंड ऑफ दैट। ठीक है, इनकम टैक्स का 5 माथा है। ठीक है, रावण का जैसे 10 हेड्स होते हैं, वैसा ही इनकम टैक्स का 5 हेड्स होते हैं। तो वो 5 हेड्स क्या है? उसमें बड़ा पॉपुलर है सर, जैसे इनकम्स अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, इंसान क्या कहाँ कहाँ से इनकम कर सकता है? हाँ सर, इंसान कहाँ कहाँ से इनकम कर सकता है? इनकम सैलरी से कर सकता है, कहीं पर जॉब करके। अपना घर है तो घर को रेंट पे देके। जो करंट डिस्कशन चल रहा है, जो करंट मतलब टॉपिक है क्लास का, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं ना सर? हेलो, बुझতে পারছিস तो संपद? अभिषेक, अभिषेक को भी पूछ रहा हूँ। सर ओके सर, ठीक है। तो ठीक जिस तरह से आप सैलरी से इनकम कर सकते हो, आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कर सकते हो। तो इफ यू हैव एनी हाउस प्रॉपर्टी तो आप उसको रेंट में देना और फिर वहां से इनकम करना। तो ये तो बड़ा पॉपुलर है, स्पेशली सिटी ड्वेलर्स, मतलब जो लोग शहर में रहते हैं, उनके लिए घर भाड़ा एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है ना सर? कोविड पीरियड में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर से कोई ओमनीकॉन के बारे में बात चल रहा है, आप लोगों को खबर मिला है क्या? हाँ, ये जी ओमनी, है ना? है दादा। ये क्या करेगा ये ओमनिकॉन? एक खबर आया सुबह सुबह, ओमनिकॉन बोल रहा है कि यूएस में स्टैगफ्लेशन कर देगा अगर ये ओमनिकॉन सच में आता है तो। ऑलरेडी कुछ कंट्रीज में देखने को मिला है। और ये सुन रहा है कि कोरोना से भी भयंकर हो सकता है। सर कुछ कंट्री में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मतलब लॉकडाउन करते हैं। हे भगवान, मतलब फिर से मुश्किल, ये एक के बाद एक आएगा, ऐसा है क्या? और इसका वैक्सीन भी नहीं है। इसका वैक्सीन भी नहीं है? बाप रे बाप। हाँ, मतलब न्यू मतलब ये वैक्सीन जो इसको डेवलप करना पड़ेगा। मतलब ये जो वैक्सीन हम लोगों ने लिया ये बेकार हो गया। नहीं, इसका इसके लिए कुछ काम नहीं है। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? के लिए हो रहा है हाँ सर। हाँ मार्केट डाउन भी के लिए हो रहा है। हाँ, स्टॉक मार्केट तो इसी कारण से डाउन जा रहा है इतना, ऑलरेडी इफेक्ट चालू हो गया। चलो जो भी होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले की देन सब कुछ है, ऊपर वाला ही संभालेगा। छोड़ो, हम लोग अपना काम करते हैं। हाँ, तो बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी हेड, सैलरी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, बीपी। हाँ सर, मतलब ये बहुत बड़ा एक एरिया है, दैट इज आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करके इनकम करते हो। ठीक है, तो वहां से जो इनकम होगा वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप कैपिटल गेन कर सकते हो, लाइक कोई कैपिटल एसेट्स, लाइक कोई लैंड प्रॉपर्टी, है ना, गोल्ड वगैरह, ये सब होता है ना, ज्वेलरीज वगैरह, मतलब परचेस करते हो फिर बेच देते हो। ठीक है, मतलब नॉट, मतलब दुकानदारी दुकानदारी नहीं करते, मतलब आप ऐसा नहीं कि मतलब उसका बिजनेस करते हो। कैपिटल गेन मतलब सपोज आपने कोई जमीन खरीदा, ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा आज, उसको आप 2 साल 4 साल बाद बेच दिया, या 6 मंथ लेटर बेच दिया। आपने शेयर खरीदा, शेयर को बेच दिया। शेयर समझते हो ना, स्टॉक मार्केट का बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से काफी लोग स्टॉक मार्केट में काफी पॉपुलर हो, आई नो सर, स्टॉक मार्केट अच्छे से पढ़ाई करते हो, सीखते हो। तो शेयर खरीदते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, फिर उसको सेल करते हो। तो दिस काइंड ऑफ जो है वो कैपिटल गेन का इनकम है। और जो इनकम कहीं नहीं आता वो कहाँ आता है? वो अदर सोर्स में आता है। जो इनकम कहीं पर भी नहीं आता, ठीक है, मतलब
गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कौन से सोर्स में डाला जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको आदर्श सोर्स में डाल देगा। एक नाम कर दिया आदर्श सोर्स, उसमें सारा जहां जहां कोई ठिकाना नहीं हुआ उसका ठिकाना आदर्श सोर्स हो गया, है ना। मतलब जिसका कोई घर नहीं है उसका एक ही घर है आदर्श सोर्स। मतलब वो कैसे पता चलेगा सर? सर वो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में आ जाएगा कि कौन सा इनकम क्या होता है, और आदर्श सोर्स का जो स्पेशल डिस्कशन करेंगे वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली 5 हेड्स में से हम लोग सैलरी रिसेंट ट्रेंड में कर चुके हैं, जिनका नहीं हुआ वो बाद में सैलरी करेगा। अभी हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी को समझो। ऐसे हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग लास्ट कुछ दिनों से जीएबी कैलकुलेशंस, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए सर, मतलब कुछ अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जिन लोग आज फर्स्ट क्लास कर रहे हो, मैं उनको बस इतना बोलूंगा, आप करते रहो, आपको आप एट पर हो जाओगे, इतना गारंटी है सर एकदम। तो एक हिसाब है जो स्टॉक, मतलब मैं हमेशा इनकम टैक्स में बताता रहता हूँ, दैट इज गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन। सर समझते हो मनी पाइपलाइन क्या है? मतलब इनकम टैक्स पढ़ने के पीछे आपका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? अच्छा स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं मुझे एक बार बताओगे क्या? हेलो, स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। ओके, जस्ट देखो एक बार कि इनकम टैक्स पढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन, ये रिसेंट गवर्नमेंट का बजट का एक डेटा है। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, रोज बताऊंगा। क्यों? ताकि आप समझो कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो जस्ट लुक हियर, ये 2019-20 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट का एक डेटा है, जहां पर गवर्नमेंट ने देखा कि गवर्नमेंट अगर 33.5 ट्रिलियन का टोटल ग्रॉस रिसीव्ड करता है, उसमें से इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को रिसीव होता है सिर्फ 5.5 ट्रिलियन। मतलब ये है गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, और इस 1 लाख करोड़ के हिसाब से आप अभी कैलकुलेट कर लो कि इनकम टैक्स गवर्नमेंट का कितना बड़ा पैसा का सोर्स है। तो सर गवर्नमेंट क्या करेगा? अरे इतना बड़ा देश को चलाएगा, हाँ, हमारा डिफेंस देखेगा, हमारा हॉस्पिटलिटी देखेगा, हमारा हेल्थ सर्विस देगा, एडुकेशन देगा, सब कुछ। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट करते हैं, अच्छा बुरा भला बहुत कुछ करते हैं गवर्नमेंट, है ना। हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कभी तारीफ भी करते हैं, तो वो तो चलता रहता है ना, कभी तारीफ करोगे, कभी क्रिटिसाइज करोगे, कभी चर्चा करोगे, अच्छा बुरा, ये तो चलता है। स्पेशली चाय के दुकान पे, इन वेस्ट बंगाल चाय का दुकान राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है, जानते हो ना सर। ऐसा करता है जैसे मोदी जी नहीं वही देश चलाते हैं। जो भी हो, इट्स अ गुड थिंग या बैड थिंग, आई डोंट नो। तो इनकम टैक्स से हम लोग सर 5.5 ट्रिलियन ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को मिल जाता है टोटल, अगर इसी एक साल में 33 ट्रिलियन का या टोटल रिसीव जितना होता है करेंटली। जीएसटी भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, आप लोग जीएसटी क्लास में डिटेल्स पढ़ोगे। कॉर्पोरेट टैक्स अनदर सोर्स 6.1 ट्रिलियन, मार्केट लोन वगैरह है 4.7 ट्रिलियन का। अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है कुछ, जो टैक्स बिना टैक्स का रेवेन्यू बट थोड़ा कम ही है 1.3 का। डिविडेंड एंड प्रॉफिट से भी गवर्नमेंट कमाते हैं 2 ट्रिलियन का, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का जो बिजनेस है। और कुछ सिक्योरिटीज एंड स्मॉल सेविंग्स भी गवर्नमेंट का है, जो मतलब डिफरेंट कंट्रीज में है गवर्नमेंट का, वहां से भी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 2.4 ट्रिलियन के आसपास कमा लेते हैं। ठीक है, अब उतना जरूरी नहीं है हमें, हमें क्या चाहिए? टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम के ऊपर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं और उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। चलो सर, तो अच्छा स्क्रीन में आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट 2-3 क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका डिटेल्स दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? अरे यस क्या सर। दिखा है ना? तो बेसिकली इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी के बारे में ना सेक्शन 22 से लेके 27 के अंदर कहा गया है। कहाँ कहा गया है सर? सेक्शन 22 से लेके 27 के अंदर कहा गया है। और इसके अंदर क्या कहा सर? ज्यादा कुछ नहीं कहा। हाउस प्रॉपर्टी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसके अंदर, मैं एक बार जस्ट बता देता हूँ। तो क्या हो गया पेन को? आज ही होना था। हाउस प्रॉपर्टी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना, ये जैसे कि घर है ना, सपोज ये आपका घर है, आपके घर में, ध्यान से सुनना बात को, आपके घर में जिस, मानो कि 3 हिस्सा बना लिए थे हम लोग यहाँ पर, कितना हिस्सा बनाते थे? 3 पार्ट्स। ठीक है, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जस्ट एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को कि आपके घर में 3 हिस्सा है। एक हिस्से में आप खुद रहते हो, जिसको हम लोग क्या बोले सर प्यार से? एसो, प्यार से एसो। एसो मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब आप
हाँ थैंक यू सर। एसओ का मतलब होता है सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब आपके घर में आप खुद रहते हो, ठीक है, रहोगे ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सर एक हिस्सा और है, दिस इज अनदर एरिया, ठीक है, एक ही बिल्डिंग है, उसका 3 हिस्सा है। एक में आप खुद रहते हो, दूसरा में आप लेट आउट कर दिए, क्या कर दिए सर, लेट आउट, भाड़े पे दे दिए, ठीक है, एंड तीसरा और एक हिस्सा है जिसको आप खुद अपने बिजनेस पर्पस में यूज करते हो, कोई दुकान खोल ली है खुद का, हाँ खुद का, किसी और को भाड़े पे नहीं दिए। भाड़े पे देने का मतलब होता है लेट आउट, हाँ, खुद बिजनेस करते हो, किसी ना किसी ऑफिस या प्रोफेशन, आप चार्टर्ड हो, आप सीएस हो, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी हो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अपना प्रैक्टिस जमा रहे हो सर, हाँ, आप स्टॉक मार्केट एडवाइजर हो, अपना ऑफिस ओपन करके बैठ लिए। तो ये जो एरिया है, आप यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हो। ध्यान से सुनना बात को, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लास्ट दिन एक क्वेश्चन भी कराया था, सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड किया जाता है ना। तो ध्यान से एक चीज हमेशा याद रखना कि जो एक ही बिल्डिंग में, ठीक है, जब एक हिस्से में आप एसओ करते हो, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड करते हो, और उसी बिल्डिंग में लेट आउट भी है, तो एक्चुअली ये जो एसओ और एलओ पार्ट है ना, दिस पार्ट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू हाउस प्रॉपर्टी हेड। मतलब आपको मैं समझा रहा था ना सर कि 5 हेड्स होते हैं, ये बिल्डिंग आपका है। नॉर्मल सोच क्या है कि सर बिल्डिंग तो हाउस प्रॉपर्टी हुआ ना, यस बिल्डिंग इज योर हाउस प्रॉपर्टी, बट इन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग आप रहते भी हो और उसको भाड़े पे भी देके रखे हो, तो जिसको आपने भाड़ा दिया और जिसको आपने सेल्फ ऑक्युपाइड किया, वो दोनों हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगा, मतलब सेक्शन 22 से लेके 27 का जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है उसके अंदर आएगा। लेकिन जो पार्ट आपने भाड़ा, मतलब खुद का दुकान ओपन किए अपनी ही प्रॉपर्टी के अंदर, वो वाला पार्ट आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। that is part that this part is comes under the बीपी हेड। कौन सा हेड सर, बीपी हेड। मतलब जब हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन का पढ़ाई करेंगे, वो बेसिकली प्रॉफिट बेस्ड हिसाब है, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन बेसिकली प्रॉफिट बेस्ड मैटर है कि आप कितना इनकम कर रहे हो, ठीक है, कितना प्रॉफिट कर रहे हो, उसके बेसिस में आप गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करते हो। उसका हिसाब किताब अलग है, मैं आपको बाद में जब दैट पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, हाँ क्यों बता रहा हूँ जानते हो, एक स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत लोग सोच रहे हैं सर ये सब तो पता है, हम लोग तो कितना बार सुने हैं, तो फिर ये सब बताने का क्या जरूरत है। अब किसी का ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, एक से ज्यादा भी घर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि आपका एक नहीं 4 घर है, क्या बोलते हो, होता है कि नहीं होता, 2 घर है, 3 घर है, हाँ हो सकता है, ये सन नो, अरे बोलो, है ना। तो अगर किसी का 3-4 घर है, ठीक है, 3-4 बिल्डिंग है, तो क्या करता है, उसका हिसाब कैसे होता है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ऐसे प्रीवियस डे एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, अच्छा मैं एक बार क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये हाउस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा खेल क्या है ना सर, जीएवी, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो समझ जाओ तो बाकी चीज तो बस प्रैक्टिस के बेसिस में बन जाओगे। तो जैसे ये एक क्वेश्चन था जो शायद मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, तो था देख तो एक क्वेश्चन था, एक्स owns a property in दिल्ली जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू 1,64,000, फेयर रेंट था 2,16,000, स्टैंडर्ड रेंट है 1,80,000, हाउस इज लेट आउट अप टू जनवरी 31, 2000। ये एक्चुअली सब मैंने आपको बोला था कि सब 2021 कर लेने के लिए, 2021 31 जनवरी 2021, ठीक है, 2021 मंथली रेंट था 14,000 करके। फ्रॉम February 1, 2021 द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। 2021 से ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, मतलब इतना दिन रेंट पे था, ठीक है, उसके बाद ये रहने के लिए हो गया। फ्रॉम February 1, 2021 द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन रेसिडेंशियल पर्पस। एक्सपेंस इनकर्ड बाय एक्स आर, म्यूनिसिपल टैक्स दिया 6,000 का, मतलब ये जो एक्स है जो प्रॉपर्टी का ओनर है, इसने म्यूनिसिपल टैक्स दिया 6,000 का। एक सेकेंड, रिपेयर्स के लिए खर्चा किया 2,100 का, ठीक है, रिपेयर्स के लिए खर्चा किया 2,100 का। और क्या खर्चा किया सर, इंश्योरेंस के लिए 1,100 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, मतलब आपने कुछ लोन लिया था, उसका कुछ इंटरेस्ट है घर बनाने के लिए, इसका प्रॉपर्टी एक्वायरिंग करने के लिए आपने जो लोन का इंटरेस्ट भरा, दैट इज 1,23,000। आपको कहा गया था एज्यूमिंग दैट इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम अदर सोर्स इज 1,86,000, मतलब ये जो एक्स है ना सर, इसका कुछ अदर सोर्स इनकम भी है,
1,86,000 का। फाइंड आउट द नेट इनकम ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, ये 21-22 कर लेना प्लीज। असेसमेंट ईयर 21-22 नहीं, 22-23, ठीक है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर है, नहीं सॉरी 2021 जनवरी 21, हाँ आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22, यस। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का डिटेल्स है, ये क्वेश्चन डिटेल्स आपको यहाँ पर क्या बता रहा है सर, ये क्वेश्चन डिटेल्स आपको यहाँ पर, अरे ये डिस्टर्ब आज क्यों कर रहा है कहीं, दिस इज 20, प्रीवियस ईयर का जो डेटा है ना वो 20-21 का है, तो प्रीवियस ईयर का डेटा जब 20-21 का हो जाएगा तब असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 22-23। अब जिनको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, आपको सारा बेसिक चीज कराया जाएगा, तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, समझ में आ जाएगा। इन सिंपल मैं आपको समझा सकता हूँ, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिस ईयर आप इनकम करते हो, दैट पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप इनकम पेमेंट करते हो, ठीक है, आपका इनकम कैलकुलेट होके पेमेंट होता है, दैट पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो हमारे देश में इन इंडिया जो करंट सिस्टम चलता है दैट इज प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का, कि जैसे मानो कि करेंटली जो ईयर चल रहा है, ये ईयर कब स्टार्ट हुआ है बोलो तो, करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब एक्चुअली इसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे टैक्स के भाषा में, ये कब स्टार्ट हुआ था, एनीवन? 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुआ था, ये खत्म कब हो जाएगा सर? 31 मार्च 31 मार्च 2022 को, ठीक है। तो ये करंट असेसमेंट ईयर में जो भी इनकम टैक्स पेमेंट होगा ना, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन 2021, मतलब आप 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो इनकम करोगे उसका टैक्स आपको भरना होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर एंड दिस इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। तो इन सिंपल हम लोग कुछ ऐसे कहते हैं सर कि प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और असेसमेंट ईयर में गवाते हैं। गवाना समझते हो ना, इनकम करो प्रीवियस ईयर में और टैक्स भरो असेसमेंट ईयर में, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल्स भी है एडवांस टैक्स का, बाद में बात करेंगे, एक साथ सब खिचड़ी पक जाएगा, तो मैं एक साथ सब कुछ नहीं बताऊंगा। एडवांस टैक्स का एक पूरा अलग डिस्कशन है कि जिस साल इनकम करते हो उसी साल टैक्स पे करते हो, दैट इज बेसिकली हाई इनकम ग्रुप, कंपनी, बिजनेस, उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं, नॉर्मली नहीं है, ठीक है। मतलब जिस साल इनकम करते हैं उसी साल टैक्स पे करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है सर, ठीक है, लेकिन करेंटली जरूरत नहीं है। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए सर? ये होमवर्क था बट आप लोगों ने शायद भूल गए होंगे, ये नोट्स पे आप लोगों के पास है ये क्वेश्चन का। किरे था मने पड़े रोशनी, सभी को बोल रहा हूँ। तो चलो सर ये वाला क्वेश्चन এটা তো আগের দিন হয়ে গেছে। পড়িয়ে দিয়েছিলাম। बस आंसर মানে স্যার অ্যানসারটা আমি বলেছিলাম মিলিয়ে নিয়েছিলাম। ओ अच्छा अच्छा, आंसर बोल दिया था, तुम लोग खुद से करके देख लिया था। अच्छा ठीक है, तब तो बढ़िया है। सब कुछ सबने किया था या फिर किसी का बाकी रह गया हो? अरे सभी ने किया था या फिर किसी ने बाकी रह गया हो? कर लिया था? ओके सर, हाँ सर। ओके ओके ठीक है। आंसर मैच हो गया था ना सबका? हाँ सर। ओके ठीक है, तब मैं इसको स्किप करता हूँ करेंटली। अगर फिर भी किसी को दिक्कत रहता है इस क्वेश्चन में, मेरे को बाद में बताना, मैं उनको करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा ये क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा, या फिर फटाफट एक बार करा ही दूं, क्या बोलते हो सर? करा देते हैं चलो, क्या पता किसी का नहीं हुआ है तो वो सोच रहा है सर मेरा नहीं हुआ है, आप करा दो। वैसे इस क्वेश्चन को एक बार मैं करा देता हूँ, चलो 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, अभी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो सर ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके बाद एक। जिन लोगों ने कर लिया मुझे फटाफट थोड़ा हेल्प करो। ये इलस्ट्रेशन क्या होगा सर? क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 होगा, ओके। संपद को और इसको थोड़ा दिक्कत होगा सर, बट डोंट वरी, जैसे ही तुम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर लोगे मैं इतना बोल सकता हूँ एकदम इजी लगेगा। अच्छा क्वेश्चन 8, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ डेटा है सर,
ये जो एक्स ने जो प्रॉपर्टी ओन किया ना, जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दे दिया, इसी को लेके मेनली इस पूरा हाउस प्रॉपर्टी का सिस्टम बना हुआ है। इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है बताओगे क्या? एम बी 1,64,000, फेयर रेंट 2,16,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,80,000, ठीक है। एम बी 1,64,000, कहाँ से लिखा हूँ, 1,64,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर? 2,06,000, सॉरी स्टैंडर्ड के बाद पहले फेयर रेंट कर लो, फेयर रेंट 2,16,000, फेयर रेंट 2,16,000। सर अभी कोई बोलेगा सर फेयर रेंट क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है? सर म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब जो म्यूनिसिपल एरिया में चल रहा है, ठीक है। फेयर रेंट मतलब जो एक किसी भी प्रॉपर्टी का फेयर रेंट होना चाहिए, ये सब बोला हुआ है हाउस प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग क्लासेस में। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट इज स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है 2,16,000, और ये कितना है 1,80,000, मतलब 1,80,000, 1,80,000। तो जस्ट एक बार फटाफट देखो सर, जब भी हम लोग इस तरह का डेटा हमें मिल जाता है ना, तो ये डेटा मिलने के बाद हाउस प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ता है, ये जो एक्स है इसका प्रॉपर्टी कहाँ है, दिल्ली में है। यह प्रॉपर्टी इसने लेट आउट करके रखा था कितने दिनों के लिए, अप टू जनवरी 31, 2021, मतलब कब से लेके 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक, ठीक है। ये सब 21 का डेटा है, हाँ। तो 21 तक ये प्रॉपर्टी जो है लेट आउट है, मतलब भाड़े पे है। तो कितना कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया, दो एक 1 अप्रैल 2020 से लेके 21 का कितना मंथ होता है, कौन बताएगा मुझे? 10। हाँ 10 मास ना, 10 महीना क्या? हाँ 10 महीना हो जाता है क्या? यस 10 मंथ्स हो जा रहा है। तो 10 मंथ्स ये भाड़े पे है, ठीक है। और उसके बाद देखो फरवरी से लेके, मतलब फरवरी एंड मार्च, ठीक है, फरवरी 2021 और मार्च, मतलब फरवरी एंड मार्च, ये 2 मंथ वो क्या हो गया सर, घर को रेसिडेंशियल पर्पस में यूज कर लिया। मतलब फरवरी मार्च में ये एसओ है, बट 10 महीना ये घर भाड़े पे है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर कोई घर कम से कम 8 मंथ्स भाड़े पे रहता है, तो उस घर का पूरा कॉन्सेप्ट लेट आउट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ये रूल्स है कि अगर कोई घर कम से कम 8 महीना लेट आउट हो जाता है ना साल में, तो वो घर को लेट आउट प्रॉपर्टी ही मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सर 6 मंथ्स इधर उधर है, तो फिर इन दैट केस उसी हिसाब से देखना पड़ेगा जितना मंथ होता है। तो ये प्रॉपर्टी लेट आउट ही मान के आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का यही सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट था, जो मैं आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। तो इस क्वेश्चन को अभी फटाफट इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा सर, आपको इसका जीएवी कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? जीएवी। तो जीएवी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, अच्छा और कुछ डेटा हमें यहाँ पर चाहिए। सर म्यूनिसिपल टैक्स बताओ ना, बताया क्या म्यूनिसिपल टैक्स? 6,000, ओके। तो म्यूनिसिपल टैक्स 6,000, अच्छा 6,000 अगर म्यूनिसिपल टैक्स है, क्या मैं सही बोला क्या? म्यूनिसिपल टैक्स 6,000 एक्चुअली पेड, तो कितना कितना कर रहा है फिर? सालाना कितना हो रहा है म्यूनिसिपल टैक्स? 72,000। 72, और इंटरेस्ट का 1,23,000, इंटरेस्ट का 1,23,000। चलो इंटरेस्ट भरा ना यहाँ पर, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर एक्वायरिंग दी प्रॉपर्टी 1,23,000। तो इंटरेस्ट भरा, मतलब घर का लोन था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब बेसिकली बोरोड कैपिटल का 1,23,000, ठीक है, 1,23,000। तो ये इंटरेस्ट भरा 1,23,000 और म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया 72,000। क्या ये 72,000 ही आया रे तो था 6,000 करके, या और कुछ डेटा था जो मेरे नजर में नहीं आ रहा है? सर স্যার म्युनिसिपल 6,000ই তো হবে, পার মান্থ তো বলেনি। শুধু 6,000ই তো হবে স্যার, পার মান্থ তো কিছু বলেনি। म्यूनिसिपल टैक्स
और कोई कुछ कह रहा था, कौन कुछ कह रहा था बोलो। म्यूनिसिपल वैल्यू 1,64, 2,16, houses let out up to this. February 1, 2014, the property is self-occupied for own residential purpose. Expense incurred by X municipal tax 6,000. Only 6,000 ही होना चाहिए. Yes, only 6,000 ही होना चाहिए. कुछ मंथली या कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला, मंथली बोल के कुछ नहीं बोला, तो सिर्फ 6,000 करके चलते हैं सर. यस, सिर्फ 6,000 करके चलते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि मंथली बोल के कुछ बोला है क्वेश्चन, तो हम लोग जैसा बोला है वैसे ही चलते हैं. ओके अच्छा, घर लेट आउट कब से है, ये घर भाड़े पे कब से है, 31st लेट आउट कब तक है, दिस हाउस इज लेट आउट अप टू जनवरी 31st 2021. ठीक है, ये सभी डेटा 21 में होगा. हाँ, 2021 का डेटा है, तो लेट आउट हो गया 31st मार्च 2020, 31st जनवरी 2021 तक, अप टू. हाँ, ये लेट आउट का है. अभी आप मुझे एक चीज बताओगे सर, इसका एनुअल रेंट कितना हो जाएगा, इसका एनुअल रेंट, घर का भाड़ा कितना है, मंथली रेंट अगर 14,000 है तो घर का एनुअल भाड़ा कितना हो जाएगा. कॉमन सेंस में भी जवाब दे सकते हो सर. 14,000 इंटू 12, 1,68,000. 1,68,000. यस. अच्छा, लेकिन हाथ में मिला कितना, एक्चुअल रेंट कितना हुआ, 28. हाँ 14,000 करके 12 महीना तो घर भाड़ा नहीं रहा रे. हाँ 1,40,000. 10 महीना रहा ना, हाँ तो 1,40,000. हाँ तो 28 ऐसा क्या बोल रहा था. अरे वो ये 2 बात, महीने खाली रहते ना, मैंने वो बोल दिया. ये बात समझ में आ गया ना. हाँ बोलो. सर 2 मंथ का जो नहीं मिला है वो 28,000. हाँ, जो 2 मंथ का नहीं मिला है वो 28,000, बट यहाँ पर हम लोग उसको नहीं मिला नहीं बोलेंगे. बिकॉज, क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज इस घर का कैरेक्टर चेंज हो गया था. ये जो प्रॉपर्टी है ना इनका, इस प्रॉपर्टी का क्या कैरेक्टर चेंज हो गया था, इनका घर 10 महीना भाड़े पे था, 10 महीना भाड़े पे रहने के बाद 2 महीना वो खुद रह लिया घर पे. ठीक है, मतलब पहले भाड़ा दिया था, फिर बाद में 2 महीना खुद रह लिया. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि अनरियलाइज्ड है. इसलिए देखो क्वेश्चन में बोला है देयर इज नो अनरियलाइज्ड, मतलब ये अनरियलाइज्ड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ठीक है, कि मेरे को भाड़ा नहीं मिला ऐसा बोलेंगे नहीं आप, क्योंकि आप तो घर का भाड़ा 10 महीने ही रहा था आपका, उसके बाद घर आप खुद के यूज के लिए ले लिए रेसिडेंशियल पर्पस में. तो अनरियलाइज्ड कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, नहीं आएगा. जिनको समझ में नहीं आ रहा है सर क्या अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड का सिंपल मतलब क्या है, कि जो भाड़ा मुझे नहीं मिलता है, मैं भाड़ा देता हूँ पर मेरा भाड़ा मार्केट में फंसा रहता है बट मेरे हाथ में नहीं आता है ना, उसको क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड. तो इसमें अनरियलाइज्ड वाला कोई कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर नहीं डाला गया, सो फॉरगेट इट नाउ. अच्छा, ये कुछ डेटा हमें चाहिए था, हमें मिल गया. अब हम इसको क्वेश्चन को ना कुछ इस तरह से करेंगे सर, इसका एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है. सर पार्ट 1 जो है इसको कुछ ऐसे सोचो, एक लेट आउट प्रॉपर्टी और एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी. ठीक है, बिकॉज आपका जो घर है आप दोनों पार्ट में यूज किए, बट मैं आपको क्या बोला कि इस एसओ वाला पार्ट का हिसाब एक्चुअली कुछ होने वाला ही नहीं है, बिकॉज ये घर सिर्फ 2 महीने के लिए ही सेल्फ ऑक्युपाइड रहा है, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट होता है ना, वो बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है यहाँ पर. लेकिन फिर भी क्योंकि घर दोनों हिस्सों में यूज किया गया, तो आप दोनों ही कैलकुलेशन करने के टाइम पे शो करोगे. अब सवाल उठता है सर स्टेप 1 का. अब स्टेप 1 क्या है, जो लोग पहले ही जानते हो उनको बता रहे हो, और जो लोग नहीं जानते वो फटाफट देखो एक बार. सर इसको ना जीएबी कैलकुलेशन बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन, जिसमें आपको 3-4 स्टेप मिलता है जिसमें आपको जीएबी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो आपके सामने डेटा होता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का, इनमें से जो हायर होता है टेक दी हायर एंड सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. मतलब सिंपल है, स्टेप 1 में क्या आएगा सर, स्टेप 1 का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्टेप 1, RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, है ना सर. RER बोलते हैं इसको, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. सर ये सभी कैलकुलेशन पिछला जो क्लासेस है उसमें समझाया गया है. ओके,
अगर किसी का मिस है या फिर जिन्हें नहीं कर पाया उनको मैं शेयर कर लूंगा। तो 1,64,000 2,16,000 दोनों में से हायर कौन कौन बताएगा? इसका स्टेप 1 कैलकुलेशन क्या होगा बोलो? 1,80,000 হবে 1,64,000 2,16,000 में से एक्चुअली हायर लेना पड़ता है ना सर? 2,16,000 2,60,000 और उसके साथ कंपेयर करना पड़ता है 1,80,000 का, मतलब स्टैंडर्ड रेंट का। इनमें से जो लोअर होता है वो आता है स्टेप 1, मतलब 2,16,000 और 1,80,000। ओके, इनमें से जो लोअर है, इनमें से जो लोअर है, तो 1,80,000 इज लोअर, तो इसको लिया जाता है। ठीक है, जैसे संपद एंड अभिषेक, आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा कि आप लोग अभी देख रहे हो ना, फिर पुराना क्लासेस जैसे ही देख लोगे ना 2 क्लास, तो आप देखोगे क्या चल रहा था, आपको कनेक्ट हो जाएगा। এই অভিষেক বুঝতে পারছিস তো? একটু 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 অসুবিধা হবে, আমি বলেছিলাম ওই জন্য। ঠিক আছে ওকে, ঠিক আছে। अच्छा स्टेप 2, अच्छा स्टेप 1 क्या हो गया? 1,64,000 2,16,000 टेक दी हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब 2,16,000 1,80,000 जो इसमें से लोअर है, तो लोअर इज व्हाट? लोअर इज 1,80,000, so this is step 1. This is also called RER, that is reasonable expected rent. And there is another concept step 2. step 1 के बाद step 2 आता है। step 2 क्या आता है? what is step 2 sir? ARR step 2 मतलब ARR, मतलब actual rent received or receivable। ठीक है, actual rent received or receivable। अब यहाँ पर एक खेल है, कौन बताएगा कि step 2 के पीछे क्या खेल चलता है? anyone? कौन बताएगा मुझे? बोलता था শুভশ্রী, রশনি। স্যার এই অ্যাকচুয়াল রেন্টের সাথে স্ট্যান্ডার্ড রেন্টের সাথে যেটা হায়ার হবে সেটা আসবে। एक्चुअल रेंट के साथ स्टैंडर्ड रेंट नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल का इसका खेल खत्म हो गया। स्टेप 2 क्या होता है? স্যার অ্যানুয়াল রেন্ট থেকে ভ্যাকেন্সি আর আনরিয়ালাইজড রেন্টটা লেস করলে যেটা হবে সেটা অ্যাকচুয়াল রেন্ট রিসিভেবল। तो हमारे इस केस में एक्चुअल रेंट कितना है? 1,40,000। 1,40,000 है ना? इन दिस क्वेश्चन एक्चुअल रेंट इज 1,40,000 बिकॉज 14,000 मंथली रेंट है 10 मंथ का। 1,40,000 हाथ में मिला है किसको? मिस्टर एक्स को, है ना? यहाँ पर कुछ वैकेंसी है क्या? इन दिस क्वेश्चन इज देयर एनी वैकेंसी? मतलब ऐसा हुआ हाँ, कि सर। किसी मंथ में हाँ, घर सर। खाली है? कोई अनरियलाइज्ड है क्या? नो सर वो जो 2 मंथ्स आप देख रहे हो ना, वो 2 मंथ्स को आप अनरियलाइज नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज 10 मंथ्स वो लेट आउट रहा है, बट 2 महीना वो खुद अपने घर में रहा है। ठीक है, तो उसको आप अनरियलाइज नहीं बोल सकते। अगर घर खाली रहता या फिर आपका भाड़ा, अनरियलाइज का मतलब क्या है बोलो तो? भाड़ा मिलेगा, पेंडिंग है। अनरियलाइज का मतलब है पेंडिंग। जो आपका टेनेंट है वो अगर आपको बोलता है कि दादा इस महीने का भाड़ा देने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं आपको थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ, एक साथ में 3 महीने का दे दूंगा, इस काइंड ऑफ दैट। ओके, दैट इज एक्चुअली अनरियलाइज्ड। और वैकेंसी क्या होता है? आपका घर है, घर खाली है, ठीक है, मतलब किराए देने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, मतलब भाड़ाटे नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना सर? भाड़ाटे पावा जाच्छे ना, तब घर क्या हो जाते? वैकेंट हो जाते। ओके, तो सवाल क्या है सर? सवाल कुछ नहीं। अनरियलाइज का मतलब एक्चुअल रेंट का हिसाब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि तौथा ने बताया। एक्चुअल रेंट का हिसाब होता है कि आपको जो भी एनुअल रेंट मिलता है, जैसे हमारे केस में 1,68,000, वॉट एवर एनुअल रेंट यू रिसीव दैट इज 14,000 इंटू 12 करके जितना हो रहा है, एनुअल रेंट से एक्चुअली वैकेंसी को माइनस करना पड़ता है इफ देर इज एनी वैकेंसी। एक्चुअल से एनुअल से आपको अनरियलाइज्ड भी माइनस करना पड़ता है। So if there is any vacancy or unrealized, you should deduct this from annual rent and you will get actual rent. ठीक है, but in this question there is no vacancy, no unrealized. So जितना आपके हाथ में आ रहा है उतना ही होगा। तो just tell me sir कि actual rent 1,68,000 मानेंगे कि 1,40,000 मानेंगे? 1,40,000 1,40,000 समझ रहे हैं ना सर? बिकॉज आपके हाथ में तो 1,40,000 आएगा। सो अब यहाँ पर खेल है, अगर एक्चुअल रेंट, ये भूलना नहीं सर, बार बार बताता रहता हूँ, प्रीवियस लेक्चर सुनना, वहां पर भी बोला हुआ है। अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से बड़ा होता है अगर एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से बड़ा होता है, एक्चुअल रेंट कितना है? 1,40,000। इफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज हायर देन स्टेप 1, देन स्टेप 2 आता है।
ये स्टेप 2 तभी आएगा जब ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। तो क्या यहाँ पर ये इससे बड़ा है? एक्चुअल रेंट क्या स्टेप नहीं 1 से बड़ा है? नहीं, है ना। एक्चुअल रेंट इज नॉट हायर देन स्टेप 1, ठीक है। तो अगर ये स्टेप 1 एक्चुअल रेंट अगर हायर होता ना, अगर एक्चुअल रेंट हायर होता तो स्टेप 2 आ जाता, बट क्योंकि ये हायर नहीं है तो स्टेप 2 नहीं आएगा। अब देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कि इफ देयर इज नो स्टेप 2 देन देयर माइट बी स्टेप 3। ध्यान से सुनना सर, स्टेप 2 नहीं आता है ना तो वहां पर स्टेप 3 आता है। बट स्टेप 3 आने के पीछे एक रीजन होता है। जब आपका एक्चुअल रेंट, ध्यान से सुनना सर, पजल जैसा लगेगा आपको, बट ध्यान से सुनना, जो लोग ऑलरेडी पिछला क्लास कर चुके हो वो अभी कनेक्ट कर लोगे, कोई डाउट हो तो मुझे फिर से पूछना। अगर आपका एक्चुअल रेंट जो जिस कारण से ये एक्चुअल रेंट कम क्यों हुआ स्टेप 1 से, एनीवन? एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से कम क्यों हुआ? बिकॉज आपने उतना दिन घर का भाड़ा नहीं मिला आपको, 10 महीना ही घर का भाड़ा रहा है आपका, है ना। तो आपका एक्चुअल रेंट कम होने के पीछे क्या वैकेंसी या अनरियलाइज्ड का कोई रीजन है? स्पेशली वैकेंसी का कोई रीजन है क्या? नो सर। बात समझ रहे सर? एक्चुअल रेंट कम होने के पीछे क्या वैकेंसी का कोई रीजन है? स्टेप 1 से जो कम हुआ एक्चुअल रेंट, इसके कारण कोई वैकेंसी है क्या? नहीं। तो अगर वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम होता है ना तो स्टेप 3 पिक्चर में आता है, तो स्टेप 3 पिक्चर में आता है। स्टेप 3 कब पिक्चर में आएगा? जब वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से कम हो जाता है। बट हमारे इस केस में स्टेप 3 नहीं आएगा सर, बिकॉज यहाँ पर तो वैकेंसी है ही नहीं, और वैकेंसी कोई रीजन नहीं है जिसके कारण एक्चुअल रेंट कम हुआ है। तो सर क्या करे? सर कुछ नहीं करना है इतना दिमाग को खराब नहीं करना है। स्टेप 2 नहीं आएगा इतना श्योर है, स्टेप 3 का कोई पिक्चर नहीं है यहाँ पर सर। मतलब जो स्टेप 1 है वही जीएबी है। जीएबी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जिन लोगों का पुराना क्लासेस मिस है उनको शायद ऐसा लग रहा है कि आसमान से टपक रहा है और खजूर पे लटक रहा है। आई अंडरस्टैंड सर, बिकॉज ये हाउस प्रॉपर्टी ना बहुत ही दिमाग खाने वाला चीज है। मतलब छोटा मोटा चीज है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट जितना है उसी में आपका दिमाग थोड़ा सा पजल करने का कोशिश करता है। बट अगर आपका फंडा क्लियर है ना, आपको पजल नहीं होना है। तो बोलो सब, क्या आपको समझ में आया? स्पेशली जो लोग पहला क्लास कर चुके हो उन्हीं के लिए मेनली बोल रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मे बी उनको थोड़ा सा दिक्कत ऑब्वियसली होगा, लेकिन आई मस्ट आस्क कि यहाँ पर स्टेप 3 नहीं आएगा और जो स्टेप 1 है वही जीएबी है। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? यस सर। यस सर। ठीक है। तथा रोशनी, शुभश्री, ज्योति, नंदिनी, आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, ऋषभ, कि व्हाई दिस जीएवी इज 1,80,000 और यहाँ पर स्टेप 3 क्यों नहीं आया? बिकॉज स्टेप 3 का जो रीजन है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, स्टेप 2 का जो रीजन है वो भी फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अगर स्टेप, और क्या होता है जीएबी, क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू वही होता है जो सबसे लेटेस्ट होता है। तो इस केस में लेटेस्ट क्या है? स्टेप 1। सो स्टेप 1 इज जीएबी। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का एक हटके पॉइंट था, इसीलिए मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा करा दूं सर। आई नो कि आप लोगों ने घर में किया, बट फिर भी मुझे लगा कि एक बार करा देना चाहिए। अच्छा, मैं इसके बाद कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आपको जीएबी मिल गया, सोमपद, अभिषेक, इन लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी सर, जैसे ही तुम लोग पुराना क्लास कर लेगा ना, मतलब इसका पिछला जो 2-3 क्लास है, अब लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर से करना। हाँ बोल। কিছু বুঝতে পারছিস এগুলা কলেজেও তো করেছিস হ্যাঁ আমি জানি, কলেজে করেছিস আমি জানি, কিছু কিছু বুঝলে হবে না, পুরো ক্লিয়ার কাট বুঝতে হবে এখানে কিছু কিছুর কোনো জায়গা নেই। हाँ বুঝেছে, পেরে যাবি। अच्छा अच्छा, तो फिर पार्ट 1 कंटिन्यू रखेंगे। हाँ सर, पार्ट 1 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में लेट आउट चल रहा था, सेल्फ ऑक्युपाइड चल रहा था। तो हम लोग लास्ट यहाँ पर क्या था, इसमें स्टेप 1 जीएबी आया था हमारा 1,80,000। तो जीएबी था 1,80,000। तो जीएबी अगर 1,80,000 है, यहाँ से क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे। तो म्यूनिसिपल टैक्स इज 6,000। तो म्यूनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद आपको क्या मिलता है? 1,74,000। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है,
जीएबी से जब टैक्स हटा दिया जाए, म्यूनिसिपल टैक्स, दैट इज कॉल्ड एनएवी। एंड एनएवी से क्या करेंगे सर? एनएवी से क्या करेंगे? डिडक्शन और इंटरेस्ट माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे पहले हटाएंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब रूल बोला हुआ है, ठीक है, डोंट वरी। सेक्शन क्या है? 24 सबसेक्शन 24 सबसेक्शन ए, है ना? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 सबसेक्शन ए, जिसके तहत आपको कितना है एट द रेट 30%। 30%। तो कितना? 1,74,000 का 30%। 52,200 देखो तो एक बार, हाँ सर। क्या माइनस कर दो? 1,74,000 से 52,200 माइनस कर दो, कितना होता है? 1,21,800। चेक चेक करना एक बार, जो वैल्यू आएगा यहां से लेस कर देना सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या है? यहाँ क्वेश्चन में देखो, ये देखो, लुक हियर, आपका इंटरेस्ट ऑन जो बोरोड कैपिटल है ये 1,23,000 है। सर व्हाट इज दिस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? मैं आप लोगों को एक बोला ना कि आप लोगों में इंटरेस्ट के ऊपर स्पेशल कराऊंगा, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यहाँ पर दे दिया। ये व्हाट इज दिस कैपिटल बोरोड? अरे सर एक्वायरिंग दी प्रॉपर्टी, घर बनाने के लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, लेट आउट प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप लोग भी वास्तव में क्या करोगे? घर बनाओगे, लोगों को भाड़े पे दोगे, है ना? अरे कर सकते हो ना आराम से। ये बॉलीवुड स्टार लोग क्या करते हैं, क्रिकेटर बॉलीवुड स्टार घर बनाते हैं, भाड़े पे दे देता है, जानते हो? कुछ फेमस फेमस बॉलीवुड स्टार है जो ये सब काम में बड़ा फेमस है, जैसे विवेक ओबेरॉय, हाँ, जॉन अब्राहम, सुने हो नाम? কোথা থেকে আওয়াজ আসছে ভাই? हाँ, कौन कुछ बोल रहा है? ऋषभ क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया, इसके साथ बोला क्या पता। अच्छा देखो, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो घर बनाओगे ना आप, तो घर बनाने के टाइम पे अगर आपका लोन का इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनना, इफ देर इज एनी लोन इंटरेस्ट, लेट आउट प्रॉपर्टी, और ये जो घर है ये ओनली फॉर लेट आउट पर्पस, तो लेट आउट पर्पस में घर बनाते हो, उसके लिए जितना लोन का इंटरेस्ट भरोगे पूरा इंटरेस्ट ही आप माइनस कर सकते हो। तो इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना बोला? एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी 1,23,000। क्या ये पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा? क्या रे, क्या ये पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा? 1,23,000? यस सर, दिस होल अमाउंट विल बी डिडक्ट फ्रॉम दिस अमाउंट, ये पूरा अमाउंट ही माइनस हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर अगर ये घर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए होता तो, अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए लोन होता तो क्या करते? कौन बताएगा? सेल्फ ऑक्युपाइड का लोन का क्या करे? जिस घर में हम लोग खुद रहते हैं और उस घर का लोन है मेरा, तो उसमें क्या प्रोविजंस है इनकम टैक्स में? क्या कुछ प्रोविजन है? दो प्रोविजन। हाँ बोलो। हाँ, दो प्रोविजन है। बोलो बोलो। एक तो 1/4/1999 से पहले का होगा तो फिर 50,000 तक लिमिट रहता है, 50 से 2 लाख। 50,000 तक मार खाएगा? 2 लाख हट, लिमिट रहता है ना। अरे गलत बोल रहा है तू। 30,000 सर। 30,000 इफ लोन इज बिफोर, इफ लोन इज बिफोर 1,499 का है तो तुम्हें 30,000 तक का छूट मिलता है इंटरेस्ट को माइनस करने का, ठीक है। और अगर आपका लोन 1,499 के बाद का है, साथ में अगर आप घर 5 साल के अंदर बना लेते हो, मतलब जब से लोन लेते हो दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर से लेके 5 इयर्स के अंदर अगर आपका घर बन जाता है, ठीक है, और घर बनाने के लिए ही लोन का इस्तेमाल करते हो, if these 3 conditions satisfied then this 30,000 extended to 2 lakh। ये बोला हुआ है पहले, डोंट वरी, ये सभी चीजें पहले वाला क्लासेस में बोला हुआ है। मिस किया जिन लोगों ने, आई मस्ट रिकमेंड देम कि सर एक बार जरूर कर लेना, ठीक है सर। तो सर कहाँ पहुंच रहे? धीरे धीरे समझ गए ना? तो ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है क्या इसमें कुछ आएगा? अरे ना। ये जो
दूसरा केस में आता है जब आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जो है ना, अगर मानो कि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होता तो उसमें ना ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ जाता, लेकिन इस केस में नहीं आएगा। क्यों जानते हो? बिकॉज इस सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में आप जस्ट 2 मंथ्स रहे हो, आप बस 2 महीने यहाँ पर रहे हो सिर्फ, ओनली 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स को बेनिफिट के लिए नहीं देता। तो एक्चुअली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का लोन ना आपको बड़ा बेनिफिट देता है। किस चीज का बेनिफिट जानते हो? आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ना आप माइनस कर सकते हो, जिसमें आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कम हो जाता है। और अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कम हो जाएगा तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इसके लिए सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का लोन बहुत बेनिफिटेड होता है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का लोन बहुत ही बेनिफिटेड होता है। आप समझ रहे हैं ना सर? तो हमारे इस केस में सेल्फ ऑक्युपाइड में कुछ नहीं होगा, बट हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसा आइडेंटिकल यूनिट्स का क्वेश्चन करके देखे थे कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का लोन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। लास्ट लेक्चर्स में हुआ था, प्रीवियस वेडनेसडे वाले क्लास में। सो इस केस में क्या हो गया? खेल खत्म यहाँ पर। तो बताओ क्या हो गया इसका आंसर? -1200। अरे यस तो दिस इज योर इनकम। ये नेगेटिव इनकम हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या हो गया आपका? माइनस हो गया सर, माइनस नेगेटिव इनकम। ठीक है, मतलब आपने प्रॉफिट नहीं लॉस किए हाउस प्रॉपर्टी से। तो सर क्या लॉस पे टैक्स भरोगे क्या? अरे क्या लॉस में टैक्स भरते हैं क्या? नो सर नो हाँ सर, दादा। हाँ सर। लॉस लॉस में टैक्स नहीं भरते हैं सर। ठीक है, सिर्फ इनकम पे टैक्स भरते हैं, तभी तो सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। ठीक है, ओके सर, लेकिन क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ। इस सेम क्वेश्चन में आपको एक डेटा दिया था। अच्छा, आपके मन में सवाल चल रहा है सर ये सब का क्या करें? रिपेयर्स का 2100, इंश्योरेंस का 1100। सर कुछ नहीं करना है, ये बस आपको गुमराह करने के लिए दिया है। ठीक है, इसका हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में कोई जगह नहीं है। रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये सब का कोई कैलकुलेशन नहीं आता। ठीक है, सो इसको बस देखते रहना, बट कुछ करना नहीं है। देखने का है, करने का नहीं। ओके, डोंट डू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद दिस अमाउंट्स। ओके, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये सब कुछ काम नहीं आता यहाँ पर। बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी का जो फॉर्मेट आप लोगों को मैं दिखाया, उसमें आप लोगों को कहीं पर भी रिपेयर्स या इंश्योरेंस के बारे में कुछ अमाउंट दिखा गया? नहीं दिखेगा। ठीक है, आप कहीं पर भी देख लो, आपको इसका कोई डेटा नहीं मिलेगा। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी होता है। तो बीच बीच में, जैसे लास्ट दिन एक क्वेश्चन करवाया था, बेटी की शादी के लिए लोन लिया था, उसका हाउस प्रॉपर्टी में क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, तो इस तरह का चीजें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको और एक चीज पूछा था, फाइंड आउट द नेट इनकम। फाइंड आउट द नेट इनकम असेसमेंट ईयर 21 22। ठीक है, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट अप टू जनवरी 31st 2021? अगर घर का भाड़ा 19,000 करके होता तो क्या क्या अलग होता कुछ जवाब? मतलब सेम क्वेश्चन है, बट ये घर का भाड़ा को चेंज करने बोला सर, बस इतना फर्क है। करके बताओगे सर? 14,000 की जगह नाउ आपका घर का भाड़ा हो जाएगा 19,000। बस दैट इज द डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। 14,000 की जगह घर का भाड़ा 19,000। तो स्टेप 2 आ जाएगा सर। स्टेप 2 आ जा रहा है, चलो बढ़िया है, देखते हैं। चलो तो फटाफट डेटा को पुट करते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि सर क्या हो रहा है। तो फिर से क्या करना है? एनुअल रेंट कैलकुलेट करना है। ये पार्ट 2 है सर, सेम क्वेश्चन पार्ट 2। इसमें आपका एनुअल रेंट कितना हुआ? 19,000 करके 12 महीने का रेंट है, 19,000 करके 12 मंथ का रेंट है। कितना हो जाएगा? 19,000 करके 12 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा? हाँ 12 मंथ का 10 मंथ का ही होगा ना? अरे तुम पहले एनुअल रेंट पूछे तुमको। सर 2,28,000। हाँ सर, एनुअल रेंट का मतलब क्या होता है? एनुअल मतलब 12 महीना होता है। ठीक है, अब आपको तो अगर हम तुमको ये पूछते हैं, अभी अभी पूछेंगे ना, अब बताओ एक्चुअल रेंट कितना है? अब आएगा 1,90,000। हाँ ठीक है, दोनों में फर्क है। 19,000 इंटू 10 करना, बिकॉज ये आपको हाथ में मिला है। तो जो हाथ में मिला है वो एक्चुअल है, और जो आपको एनुअली मिलना चाहिए था वो आपका एनुअल है। दोनों में फर्क है। तो एनुअल और एक्चुअल कर लिए। अब क्या करें? कुछ नहीं, बस पार्ट 2 का LOSO देख लेते हैं।
एसओ में तो कुछ होगा नहीं, बस दिखाने के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना सेल्फ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं और कोई रीजन नहीं। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 का कैलकुलेशन सेम टू सेम प्रोसेस में होगा। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। बताओ सर, म्यूनिसिपल, फेयर और स्टैंडर्ड सेम कॉन्सेप्ट है ना? 1,80,000, 1,80,000, थैंक यू सर। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में 1,80,000। अच्छा, अब किसी के मन में सवाल चल रहा होगा सर एसओ का क्या होगा? सर जिस प्रॉपर्टी में हम रहते हैं उसका कभी भी कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, उसका सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है सिर्फ वही आता है, उसका कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब उसका जीएवी एनएवी नहीं होता। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी एनएवी कैलकुलेशन नहीं होता, ओनली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन होता है, ठीक है, बाकी सब इसका नील होता है, ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में बोला हुआ है। अच्छा, स्टेप 2, स्टेप 2 आएगा क्या? स्टेप 2 मतलब, स्टेप 2 का मतलब होता है, अच्छा स्टेप 1 का मतलब होता है आरईआर, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 का मतलब होता है एआरआर, मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। ये एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल तभी आता है जब वो स्टेप 1 से बड़ा होता है। इफ एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन स्टेप 1 देन स्टेप 2 कम इनटू द पिक्चर। तो व्हाट डू यू थिंक सर, क्या लगता है यहाँ पर, क्या एक्चुअल रेंट स्टेप 2 में आएगा या नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा? आएगा, समझ रहे हैं सर, बस इतना फर्क चल रहा है और कुछ नहीं। तो 1,90,000 जो 1,80,000 से बड़ा है तो वो स्टेप 2 में आएगा। अच्छा, क्या यहाँ पर जीएबी आएगा? स्टेप 3 नहीं, स्टेप 3 तो आएगा नहीं, जहां स्टेप 2 आता है वहां स्टेप 3 नहीं आता, तो स्टेप 3 का कोई गुंजाइश है भी नहीं, मतलब देयर इज नो चांस ऑफ स्टेप 3 हियर बिकॉज देयर इज स्टेप 2, and when there is a step 2 we don't need to calculate step 3, but if there is no step 2 and the reason being vacancy, अगर vacancy के कारण step 2 नहीं आ रहा है तो step 3 आता है। पहले क्लास में लेक्चर्स में हम लोग कैलकुलेशन किए हैं सर। सर नाउ व्हाट इज द जीएबी? जीएबी क्या होगा? 1,90,000। जो लेटेस्ट वैल्यू है, लेटेस्ट जो वैल्यू है वही जीएबी होगा। लेटेस्ट वैल्यू कौन सा है? 1,90,000, तो 1,90,000 इज योर जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसी ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आपको म्यूनिसिपल टैक्स को लेस कर देना है 6,000। 1,84,000 जो आएगा यहाँ से लेस करना चाहिए आपको, 1,84,000 से लेस कर दो, तो 1,84,000 क्या है? एनएवी, तो आपका एनएवी आया 1,84,000 यहाँ से माइनस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? सर गवर्नमेंट आपको स्टैंडर्ड छूट देता है, ठीक, जैसे सैलरी में देता है ना सर, कितना देता है आजकल सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A 50,000। हाँ सर वैसा ही, ठीक है, सैलरी वाले को छूट मिलता है, वैसा ही हाउस प्रॉपर्टी वाले को भी छूट देता है, ठीक है। इनकम टैक्स बड़ा ही मतलब हुनु चीज है सर, मतलब जितना समझोगे समझ में आता जाएगा, ये गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देता है, तो बेनिफिट ले लो सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के तहत, ओके। तो क्या बेनिफिट मिल गया आपको? इसका 30% कितना होगा सर? 55,200। थैंक यू सर, माइनस करके बताना। सर 1,28,800। 1,28,800 यहाँ से माइनस कर दो सर। इंटरेस्ट, टोटल आंसर হচ্ছে 5,800। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना है? 1,23,000। 1,23,000, हाँ दिस अमाउंट अगेन, so 1,23,000 इसको माइनस कर दोगे तो 5,800। क्या ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस इतनी सी बात है, ऐसे ही होता है। बस मेन खेल कहाँ है? मेन खेल ये स्टेप 1 स्टेप 2 में, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 जीएबी। जो ये सीख गया, जो मैं लास्ट 2-3 लेक्चर्स में सिर्फ यही सिखाया आप लोगों को और कुछ नहीं सिखाया। अब क्वेश्चन कितना भी घुमा के करें आप समझ सकते हो कि करना क्या है। तो बस GAV calculation is everything in house property. If you understand GAV calculation, then बाकी पार्ट तो बस थोड़ा दिमाग लगाने का जगह है, थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा दिमाग भी नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल अभी भी क्वेश्चन में एक काम करना बाकी है। क्या बोलो तो आपको यहाँ पर x का, ये जो x है ना, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, इसका और एक इनकम देके रखा है,
अदर सोर्स का 1,86,000। तो ये देके रखा है, इसका मतलब आपको क्या पूछा है, इसका नेट इनकम भी पूछा है। मतलब 2021-22 में, असेसमेंट ईयर 21-22 में इस बंदे ने टोटल कितना कमाया ये भी पूछा है आपको। ठीक है, तो करके बताओ। तो क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। ठीक है, तो हेडिंग कर लो, कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। इसका प्रीवियस ईयर क्या है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज 2020-21। ठीक है, 20-21 इज प्रीवियस ईयर, मतलब 2021 इज योर प्रीवियस ईयर एंड 21-22 इज योर असेसमेंट ईयर। सो यू नीड टू कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। तो इसका दो ही इनकम हुआ सर, आपका यहाँ पर जो डेटा है, एज पर द डेटा देयर इज मेनली टू इनकम, वन इनकम इज हाउस प्रॉपर्टी, अनदर इज अदर सोर्स। सो बेसिकली फॉर्मेट वाइज करने से सिंपल फॉर्मेट है इसका, बिकॉज ज्यादा कुछ तो है नहीं, एक पर्टिकुलर बना देना चाहिए आपको और एक अमाउंट का कॉलम बना देना चाहिए, छोटा पॉइंट है, हो जाएगा। दिस इज नॉट बेसिकली नेट इनकम का क्वेश्चन, ये है नहीं प्रॉपरली, बस दिया है तो कर देना चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना इनकम है सर बोलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा। अच्छा, इसका भी दो पार्ट है ना, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। मतलब एक बार आपको 14,000 के हिसाब से बताना चाहिए और एक बार आपको 19,000 के हिसाब से बताना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट 1, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना हुआ, 1200 नेगेटिव। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दैट इज कॉल्ड IFOS कितना है सर, 1,86,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,86,000। पार्ट 2 में आपका इनकम रहा है 5,800 हाउस प्रॉपर्टी, और अदर सोर्स तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस दोनों को टोटल करो निकल जाएगा। इसका कितना, इसका कितना, सर 1,84,800। नेट इनकम 1,84,800, और ये वाला 1,91,800। बस बस यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो टैक्स देना पड़ेगा इसको, टैक्स देना पड़ेगा क्या इसको, क्या लगता है। नो सर, नहीं देना पड़ेगा। बिकॉज टैक्स देने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए था, 2.5 लाख। टैक्सेबल इनकम होता है 2,50,000 मिनिमम। ठीक है, बेसिक लिमिट बोलते हैं उसको, जिसका इनकम 2,50,000 के नीचे है उसको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का 3-4 क्लास है, वहां पर पूरा समझा हुआ है। ठीक है, जिन लोगों ने करके रखा इट्स ओके, जिन्होंने नहीं किया उनको कराया जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी ये सब चीजों के बारे में। ओके सर, ओके। ए बोझा गया, अगर संपद और अभिषेक को समझ में आया, ठीक है, और अर्पिता हाँ तो आज सर। नहीं है, अगर अर्पिता को भी समझ में आ जाता तो मैं समझ जाऊंगा कि सबको समझ में आ गया है। अभिषेक आचीज ने की বুঝতে পারলি কিছুটা, ओके। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन ये जिन लोगों ने घर पे किया था बट आंसर मैच नहीं हुआ था उनके लिए भी बोल रहा हूँ, समझ गए सर बोलो। मैं इसलिए इस सम्स को कराया, मेनली बहुत लोगों ने कर लिया था पर मुझे लगा कि ये स्टेप 1 स्टेप 2 का जो एरिया है ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार करा देते, बस यही रीजन था। और ये जो दो अलग अलग इनकम है, एक बार 14,000 करके एक बार 19,000 करके, दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसको एक बार करा देते। और एक चीज था इस क्वेश्चन के अंदर कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी माना गया जहां पर इस घर में 2 महीना रेसिडेंशियल पर्पस भी यूज हुआ। ठीक है, पर रेसिडेंशियल का
कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई बेनिफिट जो नॉर्मली मिलता है, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई बेनिफिट आपको इस प्रॉपर्टी से नहीं मिलेगा, इवन कुछ दिया भी नहीं है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो इंटरेस्ट वगैरह का डेटा भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है, सो मिला भी नहीं, बस তো यही था। বলছিলাম স্টেপ বল। স্টেপ 2 যদি আসে তাহলে স্যার এই ভ্যাকেন্সি থাকলে তাহলে কি সেটা আসে না নাকি আসবে? আমি যে 3টে ক্লাস বললাম না, ঠিক আছে, আমি ক্লাসগুলো শেয়ার করব, ঠিক আছে, আমি ক্লাসগুলো শেয়ার করব, পুরো ভালো করে শুনবি, ঠিক আছে, পুরো ক্লাসটা শুনবি, যদি কোনো ডাউট থাকে তারপর আমাকে বলবি। স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3 আর জিএবি ক্যালকুলেশন কোনো প্রবলেম হবে না, জাস্ট প্রিভিয়াস 3টে লেকচারস একটু শুনবি ভালো করে, ঠিক আছে, আমি একটু পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। और जिसका भी प्रॉब्लम है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 प्रॉब्लम होता ही है मैक्सिमम को, तो जस्ट एक बार आप प्रीवियस लेक्चर्स फिर से गो थ्रू कर लो, आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फिर से याद हो जाएगा जिन्होंने नहीं किया है। ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन करे सा, अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं सर, क्वेश्चन देखो तो एक बार, हेलो क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन का एक स्पेशलिटी क्या है, जैसे बहुत लोग ऐसे होता है ना सर हमारे सोसाइटी में जिसका एक नहीं 3-3, 4-4 घर है, ठीक है, पर ऐसा लोग होते कि नहीं होते? ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है, सब घर है घर। तो हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, हाउस प्रॉपर्टी 3 एंड हाउस प्रॉपर्टी 4। तो अगर किसी इंसान का एक की जगह 4-4 घर हो तो उसका हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन कैसे होता है? हाँ सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। ऐसे लोग अगर आपके पास मतलब कंसल्टेंसी के लिए पहुंच जाए कि सर मैंने हाउस प्रॉपर्टी से इतना कमाया और आपको मुझे टैक्स कंसल्टिंग करके देना है, कि आप मुझे बताओ कि मेरे को क्या टैक्स पेमेंट करना चाहिए, कम से कम कितना टैक्स पेमेंट करोगे, मतलब कम से कम वो भी रूल में रह के, हाँ, इलीगली नहीं, इलीगली हम लोग छुपाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, छुपाना नहीं है, ठीक है, लीगलिटी में रह के क्या हम टैक्स को कम कर सकते हैं? हाँ सर, रियल लाइफ में क्या होता है बोलना नहीं चाहिए पर फिर भी बता रहा हूँ आपको, रियल लाइफ में टैक्स, किसी भी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाओ, वो इतना सारा चीजें, इवन एक्चुअली वो इसलिए करते हैं बिकॉज जो टैक्स पेयर्स है वही चाहता है, टैक्स पेयर्स खुद चाहते हैं कि हम ज्यादा टैक्स नहीं देंगे, वहां पर तो उल्टा गिनती होता है, जानते हो सर आप लोग, जब आप लोग फार्म में काम करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, चार्टर्ड फार्म, सीएस फार्म, सीए फार्म, जब भी आप टैक्स का काम करोगे आपको समझ जाएगा सर, टैक्स में उल्टा गिनती होता है, टैक्स पेयर्स जाके डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे को 10,000 टैक्स देना है, ठीक है, शायद उसको टैक्स देना था 1 लाख, ठीक है, मे बी उसका टैक्स लायबिलिटी कितना था 1 लाख, वो कितना देना चाहता है 10,000। अब अगर आप चाहते हो कि आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 में सीमित रहे, ठीक है, अब जो टैक्स कंसल्टेंट है वो क्या करेगा, उल्टा गिनती करेगा ना, बैक कैलकुलेशन, समझे कुछ? हाँ सर, जैसे हम लोग सीखते हैं यहाँ पर किस तरह से, सीधा सीखते हैं ना, हमें क्वेश्चन मिल जाता है भाई इतना इतना इनकम हुआ है, इतना इतना डिटेल्स दिया हुआ है, अब बताओ इसका कितना लायबिलिटी होगा, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते, रियल लाइफ में लोग क्या करते हैं जाके बोलते हैं, बड़े कंपनीज का बात अलग है, जिनका डेटा वो छुपा नहीं सकता, हाँ, जैसे बिग कंपनीज, ठीक है, जो मार्केट में स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज है, जो बड़े प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, वो छुपा नहीं सकते बिकॉज उनका डेटा तो मार्केट में अवेलेबल है ना, वो जो भी करेगा अकाउंट्स में इधर उधर करेगा वो भी ऑडिट में पकड़ जाएगा ना, जैसे रिसेंटली मोस्ट प्रोबेबली 100 मोस्ट प्रोबेबली 100 के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट को 100 या कितना चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस उनका लाइसेंस छीन लिया गया सर, एकदम रिसेंट बात है सर, वो क्या है ना करप्शन के कारण, मतलब ऑडिटर्स होने के बाद अगर आप मतलब छुपाते हो डिटेल्स तो गवर्नमेंट प्रेशर क्रिएट कर रहा है आजकल, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो जो भी हो आई होप यू अंडरस्टैंड, रियलिटी कुछ अलग है, रियलिटी में होता है बैक कैलकुलेशन, ठीक है, तो उसमें जब आप करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, क्लाइंट आके आपको बोलेगा कि सर मेरे को 10,000 देना है, तो आप बोलोगे ठीक है, स्पेशली बीपी इनकम में, जो अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले के केस में, ठीक है, कैपिटल गेन में ज्यादा छुपाने का जगह नहीं मिलता, ठीक है, बट फिर भी
उसका भी उपाय है कि क्या कौन सा चीज का क्या दाम रख के किया जाए, वो भी उपाय वो लोग ढूंढ लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है वहां पर। बट हमारा पढ़ाई का जो सिस्टम है वो सीधा सीधा पढ़ाते हैं, ठीक है, सीधा जो प्रोविजंस है आपको एज पर प्रोविजन चलना पड़ता है। समझ रहे सर? हेलो, बोझा अच्छे, ओके। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, ये भी मिस्टर एक्स है। अरे मिस्टर एक्स का तो मतलब भरपूर मिस्टर एक्स है, इतना मिस्टर एक्स है कि क्या बताए। इसका 4 घर है, चारों घर का, चारों प्रॉपर्टी का डिटेल्स दिया है आपको। जैसे कि आपको मैं एमबी एफआर एसआर का कैलकुलेशन सिखाया ना अभी, स्टेप 1 स्टेप 2 जीएवी का, वैसे सिस्टम यहाँ पर भी करना है। म्यूनिसिपल टैक्स भी देके रखा है चारों घर का। सर साथ में यहाँ पर बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम भी देके रखा है, 1000, 2000, 11700, ठीक है, 2810, वो भी यहाँ पर देके रखा है। सर इंटरेस्ट ऑन, सर ये इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है मतलब समझ रहे हो ना, ये बेसिकली डिडक्शन में आएगा काम। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली 80C से लेके 80U का बीच में आता है, मतलब 80C का खेल है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाद में बताता हूँ, लास्ट में आएगा इसका हिसाब। हाउस प्रॉपर्टी में इसका कोई काम नहीं है बेसिकली, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन जब होगा उसमें आपको इंश्योरेंस प्रीमियम का हिसाब समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बताते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ गए ना, आप हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी क्वेश्चन समझ जाओगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, capital was borrowed before 1/4/1999 in case of house 1, house 3 and house 4, and in case of house 2 capital was borrowed on 16/4/1999। मतलब 99 से पहले का लोन क्या है, हाउस 1, हाउस 3, हाउस 4 का, और 99 के बाद का लोन लिया गया है हाउस 2 के केस में। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम LIC, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम LIC। रीपेमेंट ऑफ लोन का क्या है, हाउस 1 का नेल, इसका है 6000, इसका है 17000, इसका है 2000। दिखाई दिया सर डिटेल्स? बोलो, क्वेश्चन का डिटेल्स दिखाई दिया आप लोगों को? अगर ये दिख गए तो फिर आगे क्वेश्चन में करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है सर। फाइंड आउट द नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा आपके लिए, 21, 22, ठीक है, करंट बता रहा हूँ। जो लोग जून में एग्जाम देंगे उस टाइम पे असेसमेंट ईयर बदल के हो जाएगा 22, 23, ठीक है, दिसंबर में भी वही रहेगा। तो मतलब 2022 का बात कर रहा हूँ। तो 22, 23 जब नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा उस बार वो 22, 23 हो जाएगा। तो ठीक है, अभी करंटली जैसा चल रहा है मैं उसे करता हूँ। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कुछ झमेला नहीं है, जैसे चलेगा आपको बस पता होना चाहिए कि करंटली कौन सा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर चल रहा है, और एज पर क्वेश्चन जाना, ठीक है, एज पर क्वेश्चन में अगर 1920 देगा तो आपको भी 1920 के हिसाब से करना चाहिए। तो असेसमेंट ईयर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब आप लोग कॉपी करोगे तो कॉपी में लिख लेना 21, 22, ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लेना खाता में, अपना जो भी कॉपी यूज करते हो उसमें जरूर कर लेना। अच्छा, कंसिडरेशन फॉलोइंग दिया कुछ, इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम अदर सोर्स 14,75,000, एक्स हैज डिपॉजिटेड 30,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अदर सोर्स का इनकम देके रखा और 30,000 प्रोविडेंट फंड में देके रखा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, बस इतना दिया। और इसका हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करके आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने को बता रहे हैं। इफ क्वेश्चन इज क्लियर देन मैं आगे बढ़ूंगा, बताना सर। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हेलो, है दादा? यस सर। ओके सर। अब क्या है ना, ये थोड़ा बड़ा बंदा है, ठीक है, मतलब रिच इंसान है, 4-5 घर है ना, ऑब्वियसली 4-5 घर है तो फिर रिच ही होंगे ना, गरीब होगा थोड़ी ना, उसका तो एक घर होने में दिक्कत हो जाता है, मिडिल क्लास का एक घर नहीं हो। हाँ बोलो। স্যার এই হাউস প্রপার্টিতে স্যার এই একটা ইয়ে ছিল না যে স্যার কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাইতে ঘর থাকলে কত পার্সেন্ট একটা ডিডাকশন হয় নাকি এক্সট্রা ये गधा वो सैलरी में है, वो স্যালারি हाउस दैट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते रे? अरे সম্পদ যেটা বললো ওটা কি? हाँ, ইনকাম ফ্রম স্যালারিটা কি ছিল? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, सोल्यूशन जो मिला तो साला हाँ पता नहीं चल रहा है कि क्या है, मतलब सैलरी को तो वही हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया। हाँ तो खिचड़ी मत पका। স্যার অনেকদিন আগে ভুলে গেছি।
हाँ यस आई अंडरस्टैंड, मतलब বেশি পড়লে যা হয় মানুষের। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, আরে সব মনে পড়ে যাবে আর খুব ভালো করে মনে পড়বে, ডोंट वरी। अच्छा देख, तो अभी क्या है ना, हाउस प्रॉपर्टी इनकम लेके तुम्हारे पास अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह सोचो, उसका कैलकुलेशन करो मिस्टर एक्स का। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा सर, 9 मोस्ट प्रोबेबली। तो इसको करने के लिए 4 घर बनाना चाहिए हम लोग, तो चलो हम लोग घर बनाते हैं। रियल घर तो नहीं बना सकते बट छवि तो बना ही सकते हैं। हाँ छवि, छवि समझते हो, छवि मतलब पिक्चर। तो ये पहला घर है, ये एक घर बना लो। तो जरूरी है, हाँ सर बनाओ ना, अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा आपकी कॉपी में, आपको भी बाद में पढ़ने में ना मजा आएगा। 2 घर, 3 घर, 4 घर, ठीक है। तो आपके पास 4 घर है मिस्टर एक्स का। अब मिस्टर एक्स आपके पास आया है, ठीक है, आपको आके बोल रहा है कि सर मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में से कैलकुलेट करके बताओ कि मुझे मिनिमम कितना टैक्स पे करना होगा। सिंपल बात है, ज्यादा नहीं। कोई भी टैक्स क्लाइंट आपके पास आके टैक्स का मतलब क्लाइंट कि नहीं बोलेगा कि मैं ज्यादा टैक्स दूंगा। हाँ सर, कभी सुने हो ऐसा कि क्लाइंट आके आपको बोलते हैं कि मैं ज्यादा टैक्स दूंगा? बोलो ना, या कम टैक्स देने के लिए आते हो? हाँ এসে বলেছে কি করে কম দেবো সেটা বলতে। हाँ ऑब्वियसली, जो भी टैक्स देने आपके पास आएगा वो क्या बोलेगा कि कम से कम टैक्स के हिसाब लगाओ, ठीक है, कम से कम। तो जैसे ही आपके पास आएगा हिसाब लेके, ये सब उनका हाउस है, आप एक सिंपल चीज इसमें फटाक से कर देना, क्या इसमें से कोई भी एक हाउस, एनी वन, क्या कर लोगे, सेल्फ ऑक्युपाइड। एक इंसान एक ही टाइम पे, कॉमन सेंस लगाओ सर, एक इंसान एट ए टाइम एक ही घर में रहेगा ना? नहीं सर मैं 2-2 घर में रहता हूँ, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बताता है आपको, आप 2 घर में रहो 4 घर में रहो फर्क नहीं पड़ता। आपका कौन सा बंगला घर है, कौन सा आपका घूमने का घर है, कौन सा आपका विंटर का घर है, हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, बाकी घर को लेट आउट कर लेंगे। समझे? एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे, दूसरा घर, बाकी जितना भी घर रहेगा उसको लेट आउट कर देंगे, बस इतना ही करना चाहिए। जैसे ये सिस्टम आपके सामने आ जाएगा, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ ऑक्युपाइड एंड लेट आउट दोनों प्रॉपर्टी का हिसाब कैलकुलेट कर लेना। ध्यान से देखो क्या चल रहा है अभी। तो पहले एक काम करते हैं सर, सेल्फ ऑक्युपाइड इनकम देख लेते हैं। सर सेल्फ ऑक्युपाइड में इनकम तो नहीं होता ना, जल्दी बताओ मुझे, सेल्फ ऑक्युपाइड में इनकम हो सकता है क्या? जिस घर में हम रहते हैं क्या उस घर से इनकम कर सकते हैं? नो सर, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इनकम नहीं हो सकता। तो क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में इनकम नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इंटरेस्ट तो है ना सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका बेनिफिट तो मिल सकता है। तो प्रॉफिट नहीं होगा बट लॉस होगा, मतलब नेगेटिव इनकम होगा, ठीक है। तो उसका हिसाब देख लेते हैं। तो चारों घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे अभी। हाउस 1, एक काम करते, सॉरी, मेक वन पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर बनाओ, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 एंड हाउस 4, ठीक है। तो 4 घर बना लिए, चारों घर का एनएवी पता है आपको? जरूरत भी नहीं है, बिकॉज सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का एनएवी होता है क्या? ना। बिकॉज उसका कोई जीएबी एनएवी नहीं होता सर। जब घर सेल्फ ऑक्युपाइड हो उसका ना तो कोई जीएबी और ना ही कोई एनएवी, ठीक है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं किया जाता। क्यों सर? बिकॉज उसमें टैक्स नहीं लिया जाता ना, उसमें टैक्स नहीं लिया जाता, इसीलिए। अब कोई बोलेगा क्यों सर मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का वैल्यू नहीं है, आपका दिमाग खराब हो गया। आपको पता है करोड़ों में बिकेगा मेरा घर कलकत्ता में। हाँ मेरा घर कोलकाता, क्या कोलकाता के सबब में भी मेरा घर 60-70 लाख में बिक जाएगा, डिपेंड करता है। 4 BHK 6 BHK करोड़ों में बिक जाता है सर, 1.5 करोड़ 2 करोड़ का भी दाम लग जाता है सर। मैं वो प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी का बात नहीं कर रहा, वो तो कैपिटल गेन है। आप जैसे सोच रहे हो वो कैपिटल गेन है, पर हम तो रेंटिंग इनकम का बात कर रहे हैं, दोनों फर्क है सर, ठीक है।
तो रेंटिंग इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो नील माना जाता है, बिकॉज सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आपको कोई इनकम जनरेट नहीं करके देगा, यही नॉर्मल सोच है। यहां से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना चाहिए। सर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो मैंने पहले क्लासेस में आपको सिखा के रखा, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, इसके तहत आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जिसका एनएवी नहीं है उसका क्या डिडक्शन सर? अरे जिसका एनएवी नील है उसका डिडक्शन भी तो नील ही होगा, बिकॉज डिडक्शन मिलता है वैल्यूएशन के ऊपर। So if you don't have a valuation, if you don't have a net annual valuation, मतलब NAV नहीं है, तो फिर डिडक्शन किस पे मारोगे? कुछ नहीं। लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या आ जाएगा सामने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड आ जाएगा, ये तो सामने आएगा। सामने ये कौन आया? सामने कैपिटल बोरोड आया। सर कैसे मिल गया कैपिटल बोरोड? देखो कैपिटल वाज बोरोड बिफोर 1/4/1999, ठीक है। एक्चुअली ये रूल है, एक रूल ये बताते हैं, पहला क्लास में ही समझा के रखा हाउस प्रॉपर्टी का। हाँ 1/4/1999 से पहले का लोन का हिसाब और 1/4/1999 के बाद का हिसाब, इसी के ऊपर पूरा रूल्स बना हुआ है। इसीलिए 99 आप लोगों के लिए बहुत वाइटल एक ईयर बन जाएगा, चाहे आप उस टाइम जन्मे थे या ना जन्मे फर्क नहीं पड़ता, बट रूल अभी भी ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। कोई बोलेगा ये तो मेरे भी जन्म से पहले है, हाँ हो सकता है, उससे हमें क्या। कुछ रूल ऐसे भी है जो मेरे जन्म से पहले है, तो क्या करे सर, रूल इज रूल। तभी तो क्या है ना, सब्जेक्ट का नाम है टैक्स लॉ। तो 1/4/99 से पहले का लोन और 16/4/99 मतलब 1/4/99 के बाद का लोन। हाउस वन का लोन देखो, राम जी की चाल देखो, हाउस वन की लोन देखो कितना है इंटरेस्ट बोलो। हाँ सर हाउस वन की इंटरेस्ट बोलो 11,060, 75,900, 54,090, 85,300। हाँ अच्छा बताओ हाउस वन का कितना वैल्यूएशन आ जाएगा? हाउस वन का क्या हो जाएगा इंटरेस्ट? पूरा ले लेंगे? नहीं 30,000 तक लिमिट है ना। अरे 30,000 तक मैक्सिमम रूल है। ये देखो चलो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ नोट्स। हाँ इसी के अंदर है मोस्ट प्रोबेबली, इसी नोट्स में लिखा था, इसी नोट्स में लिखा था। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ये देखो सर, ध्यान से देखो, पढ़ने को समझ में आ जाएगा। लुक एट हियर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिखाई दे रहा है? ए बोलो ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24 सबसेक्शन बी दिख रहा है ना? लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्युपाइड। लेट आउट का केस में क्या बताता है? इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड एज डिडक्शन विदाउट एनी लिमिटेशन, मतलब जितना भरोगे उतना डिडक्शन ले लेना। whatever amount is paid is eligible for deduction, ठीक है। दिस इज फॉर लेट आउट, मतलब जो घर आप भाड़े पे देते हो उसके लिए। बट व्हेन दिस इज इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड, ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विल बी अलाउड अप टू 30,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, up to 30,000 during the previous year. Rupees 30,000 can be extended, rupees 30,000 can be extended up to 2 lakh if the following condition satisfied. Following condition क्या है? Loan must be borrowed after 1/4/1999. Condition 2, loan must be borrowed for construction for acquisitions. बेटी के शादी के लिए नहीं या अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नहीं। हाँ सर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोन लेंगे और उसको हाउस प्रॉपर्टी में शो करेंगे, नहीं चलेगा। हाँ लोन जो है दैट इज ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। सर कंस्ट्रक्शन का मतलब खुद जमीन खरीद के घर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। और एक्विजिशन का मतलब होता है बड़े बड़े प्रोमोटर घर बनाते हैं और हम जाके फ्लैट खरीदेंगे, समझे साहब? हम जाके फ्लैट या घर खरीदेंगे, आजकल चलता है ना, घर भी बना के देता है बंगलो, तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन, ठीक है। खुद को नहीं बनाना है, कंस्ट्रक्शन खुद का जिम्मेदारी से नहीं करना है, कोई और बनाएगा, आप बस जाके एक्विजिशन कर लेना। तो लोन मस्ट बी बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशंस, ये कंडीशन होना चाहिए। एंड कंडीशन 3 मस्ट बी कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन must be completed within 5 years from the end of the previous year in which money is borrowed.
तो खेल कुछ ऐसा था, अगर डेट ऑफ बोरोइंग 17/11/2021 था, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, 17 तारीख को हुआ था ये वाला क्लास, 17 नवंबर 2021 को अगर आप लोन लेते हो तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है, 21-22। तो आपका घर 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 31 मार्च 2027 के अंदर आपको घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है, इफ दिस थ्री कंडीशन फुलफिल्ड, इफ दिस थ्री कंडीशन फुलफिल्ड, तो आपका घर आपको 30,000 की जगह 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख बेनिफिट मिलेगा। किसमें, सेल्फ ऑक्युपाइड में। किसमें, सेल्फ ऑक्युपाइड में, जिस घर में आप खुद रहोगे उसके लिए बात कर रहे हैं। सर ये था प्रोविजंस, पहले भी बोला फिर से बोल दिया एक बार, क्योंकि कोई कोई भूल गया है, कोई कोई थोड़ा इधर उधर बोल रहा है, तो मुझे लगा एक बार फिर से याद दिला दे। याद तुम आ गया होगा, याद सेल्फ ऑक्युपाइड की आए, हाँ सर, सेल्फ ऑक्युपाइड की याद आ गया ना। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या सेल्फ ऑक्युपाइड का याद आ जाता है, तो फिर से देखो 11,060 है हाउस वन का, क्या पूरा का पूरा आएगा, बताओ ना सर, क्या पूरा आएगा या 30,000 आएगा, क्या कहते हो, कितना इंटरेस्ट लेंगे, 11,000, हाँ सर 11,060 लेंगे, 30,000 क्यों लेंगे, मैक्सिमम 30,000 है। अच्छा हाउस वन का लोन कब खरीदे हैं, हाउस वन का लोन 1499 से पहले का है ना, 1499 से बिफोर का है, तो इसीलिए 30,000 इसका मेन प्रोविजन रहेगा। तो हाउस वन का प्रोविजन ही है 1499 के पहले का, तो मैक्सिमम 30 है, पर यहाँ पर तो 11,000 है, तो यहाँ पर 11,060 आ जाएगा। हाउस टू का बताना प्लीज, कहाँ है हाउस टू, 75,900, हाँ सर 30,000, देखा समझ गए सब। इसका मैक्सिमम आपको 30,000 ही मिलेगा, बिकॉज हाउस टू का लोन, ध्यान से देखो सर, हाउस टू का लोन तो 16,499 के बाद लिया गया है सर, तो 30,000 क्यों। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मान लेंगे, थोड़ा सा मतलब एज्यूम कर लेंगे कि इसका जो घर बनाना है वो हो गया 5 साल के अंदर हो गया, ये अजम्पशन ले लेते हैं ना सर, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कब घर बनाया है, बट क्योंकि दिया है तो अजम्पशंस कर लेते हैं कि ये 75,900 का जो है 16,499 में लिया है, मतलब हाउस टू है ना, दिस इज हाउस टू 16,499, तो वी अज्यूम दैट कि 5 इयर्स के अंदर हो गया, इसका घर बनाना हो गया। तो 2 लाख लेंगे कि 75,000 लेंगे, मैक्सिमम 2 लाख है, अब बात समझे कि नहीं, मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है, बट मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि आप 2 लाख ले दोगे, जितना आप करोगे उतना, मैक्सिमम अगर 2 लाख तक जाता है तो 2 लाख, अगर 2 लाख से ज्यादा भी होगा तो 2 लाख ही होगा, लेकिन 2 लाख से कम वैल्यूएशन होगा तो 2 लाख के कम जितना होगा वही आपको यहाँ पर मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हाउस 3 हाउस 4 का बता दो सर। 54 হবে, हाँ बोलो, 30,000 হবে, 30,000, दोनों का ना, আচ্ছা वेरी गुड सर, मैक्सिमम 30, क्योंकि ज्यादा बोला यहाँ पर 5490, 85,300, तो मैक्सिमम 30,000 तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, एज पर रूल्स, दीज आर एज पर रूल्स, प्रोविजन के हिसाब से चल रहे हैं, दिमाग बाद में लगा लेंगे, टैक्स लॉज है। अच्छा बस काम खत्म, पैसा हजम, सर घर जाके क्या करें, बैठ जाएं, हाँ चलो बैठ जाते हैं। ओके तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया, सेल्फ ऑक्युपाइड इनकम फ्रॉम एचपी, तो क्या कहते हो, ये सब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव, these are negative values sir, these are all negative value, because ये एक भी पैसा आपने कमाया नहीं, सबने सब आपने गवाया। 11,060 is not your income, this is your expense, 75,900 is not your income, this is your expense, point to be noted sir, लोन का इंटरेस्ट है, लोन का इंटरेस्ट है, इनकम नहीं है आपका, नेगेटिव इनकम है, तो सब आपका नेगेटिव इनकम हाउस प्रॉपर्टी से। बट व्हिच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस सर, दिस इज योर एसओ प्रॉपर्टी, एसओ मींस सेल्फ ऑक्युपाइड। जैसा आपने एसओ का कर लिया, अब आपको क्या करना होगा, एलओ का करना होगा, ठीक है, ठीक जैसे एसओ का कर लिया वैसे एलओ का करना होगा। अभी क्या करना है, सभी प्रॉपर्टी को एलओ मान लेंगे,
आपका कितना घर है? 4। चारों घर को येलो मान लो। सर अभी सीख रहे हैं ना, तो थोड़ा धीरे धीरे समझ रहे हो, एक बार समझ में आ जाए ना फिर फटाफट हो जाएगा। तो लेट आउट प्रॉपर्टी में आपके पास H1, H2, H3 एंड H4, ठीक है। 4 घर है आपका। हाँ बोल। पार्टिकुलर्स लिख लेना सर। अरे लिख ले बाबा, मैंने नहीं लिखा तो तेरे को कौन मना किया? ठीक है, 4 घर बना लिए। पर्टिकुलर्स, अच्छा इसमें क्या होगा? अभी लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या सेम इसके जैसा होगा क्या? लेट आउट का एनएबी होता है कि नहीं होता? जीएबी एनएबी और है सर, है हो ना। होता है लेट आउट, ये लेट स्टेप आउट 1 का, स्टेप 2 का। हाँ वेरी गुड सर। तो लेट आउट के केस में आपको स्टेप 1 स्टेप 2 सब करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जीएबी एनएबी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन सिंपल बात है, इसका जीएबी एनएबी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी नाउ, दिस इज नॉट नाउ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सारे प्रॉपर्टीज को लेट आउट मान लिए, सारे प्रॉपर्टीज को लेट आउट मान लिए। तो चलो सर स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है, एक एक करके करते हैं। पहले H1 सीख लो, जो लोग पहले क्लास मिस किए हो अभी सीख लो। देखो सर, म्यूनिसिपल वैल्यू 30, FR 40, टेक दी हायर। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में टेक हायर, तो 40,000 टेक हायर, तो ये हो जाता है 40 के। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड मतलब ये 40 के और स्टैंडर्ड रेट में जो लोअर होता है, so 37,000 दिस इज योर RER, दिस इज योर RER या स्टेप 1। RER का मतलब होता है स्टेप 1। तो 37,000 ईयर RER और स्टेप 1 इन ईच वन, ठीक है। तो 37,000 हो जाएगा आपका RER। तो पुट कर देते हैं सर। जो लोग पहले नहीं सीख पाए, ये सब स्टार्टिंग क्लासेस में सिखाया गया था। जो लोग बाई चांस मिस किए हो, यहाँ पर सीख लो फिर से। सीखने का मौका बार बार मिल जाता है, बस चाहने वालों की चाहत पे डिपेंड करता है, हम चाहते हैं कि नहीं। स्टेप 1 कितना है? स्टेप 1 इज 11,000, नहीं सॉरी 37,000 ना, सॉरी सर। ओके, तो स्टेप 1 मतलब RER। स्टेप 2, स्टेप 2 होगा? अरे क्या लगता है, नो सर, इस क्वेश्चन नो में सर, स्टेप 2 होगा? हाँ सर। वैकेंसी ऐसा कुछ दिया है क्या? एनीवन बताओ सर। हाँ, ना वैकेंसी, सर, एक्चुअल रेंट एनुअल रेंट में कोई डिफरेंस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ना है, सर। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब स्टेप 1 में ही सब कुछ खत्म हो गया। स्टेप 2 स्टेप 3 ये सब आएगा ही नहीं पिक्चर में, क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं। सर देन व्हाट इज द जीएबी? सर स्टेप 1 इज द जीएबी। आपको बस यही करना है, ये एमबी एफआर एसआर करने से ही हो जाएगा। तो बता दो बाकी सबका। इसका बताओ H2 का 70-58 में 70 और 58 में टेक दी हायर, तो 70,000, और 70 और 74 में टेक दी लोअर। तो 70,000 হবে। यस, इसका हो गया 70। हाउस 3 का बताना सर, हाउस 3 का बताना। 96 सर। 90 to 96 टेक दी हायर, स्टैंडर्ड रेट नहीं है तो कोई हाँ बात सर। नहीं, 96 ही आ जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, 96। हाउस 4 बताओ। 28, 37, 37, 36, 37, 36, 36। वेरी गुड सर। बस इतनी सी बात है, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, बस हाउस प्रॉपर्टी सीखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 काट दो सर, ये तो मैं बस लिख दिया था आपको घबराने के लिए। सर हम लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है, अब अपने आप को संभालो। ठीक है सर, सॉरी। जीएबी तो स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 को लिखो पर यहाँ पर डैश दे दो, और यहाँ पर आ जाएगा जीएबी, ठीक है। तो जो लास्ट है वही, जो लेटेस्ट है वही जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो इसका हो जाएगा 37,
फिर से रिपीट करो, इसका हो जाएगा 70, इसका हो जाएगा 96, इसका हो जाएगा 36, बस इतनी सी बात है। जो लेटेस्ट स्टेप होगा, 3 स्टेप नॉर्मली होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आज जो क्वेश्चन किए उसमें स्टेप 3 का जरूरत नहीं पड़ा, जैसे लास्ट दिन जो क्वेश्चन किए थे वहां पर स्टेप 3 का जरूरत पड़ा था सर, है ना। तो जो लेटेस्ट स्टेप होते हैं ना वही जीएबी होता है। जीएबी से जब भी टैक्स लेस कर दोगे ना तो इन्हें भी मिल जाता है सर। जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स को हटाओ सर, जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स को हटाओ। 3000, 16000, 29000, 12000, 3, 16, 29, 12, 3, 16, 3, 16, 29, 12, ठीक है, समझ गए सर। माइनस करके बताना एनएवी कितना हुआ। 34, 54, 67, क्या देखना एक बार प्लीज। 24, अच्छा 67 अब। अच्छा एनएवी से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना, एनएवी से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना 30% गवर्नमेंट का हिसाब से। 30% 24 सबसेक्शन ए के तहत, हाँ 24A, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24 सबसेक्शन बी। प्लीज माइनस करना यहाँ से 34,000 का 30, 10,200। थैंक यू सर। नेक्स्ट बताना। 16,200। थैंक यू सर, वेरी गुड। आगे बताओ। कुड़ी 1,100 सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू संपद। और बताओ, बाकी लोग भी करो सर, सभी संपद बताएगा क्या? सर 7,200। थैंक यू सर। ओके 7,200, थैंक यू। स्टैंडर्ड हो गया। अब जैसे आपका स्टैंडर्ड हो जाता है, अब वहां से लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सॉरी सर, सॉरी, बहुत देर से मैं रोक के रखा था अल्टीमेटली और नहीं हो पाया। अच्छा मैं इधर कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब आपने जो लोन लिया ना उसका इंटरेस्ट। बोरोड मतलब लोन लेना। 24 सबसेक्शन बी। संपद कैलकुलेटर टेक तो आस्ते चला ভেঙে যাবে ক্যালকুলেটর দাদা এই চাচ্ছিস এটা আমার অভ্যাস। আমাদের কান ফেটে যাবে, একটু দূরে কর। উফ, যা জোরে জোরে ক্যালকুলেটর চালাচ্ছিস হাউস প্রপার্টি না ভেঙে যায়। বল কত হয়েছে? স্যার দাদা স্যার बाकी बताओ স্ট্যান্ডার্ড सर, 80 আছে স্যার। हाउस 1 का बताओ, हाउस 2 का बताओ, हाउस 3 का बताओ, हाउस 4 का। ए ऋषभ बोल, ऋषभ आशीष, ऋषभ नील, आप लोग भी कुछ बताओ सर। অভিষেক করছিস? হ্যাঁ স্যার। অভিষেক কত হচ্ছে বল রে? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अरे ये देख 11,060, 75,900, 54,90, 85,300। अरे लेट आउट प्रॉपर्टी का रूल सिखाया ना अभी 2 मिनट पहले। प्रोविजंस जितना भरेगा उतना, मतलब पूरा पूरा अमाउंट आ जाएगा। जितना अमाउंट आप मतलब इंटरेस्ट आप दोगे उतना पूरा इंटरेस्ट आपको डिडक्ट करने का मौका मिलेगा। समझे कि नहीं? अरे आई होप समझ में आया होगा। जितना इंटरेस्ट भरोगे তাহলে उतना माइनस। পুরোটাই চলে আসবে তাহলে। हाँ ऑब्वियसली दिस इज द रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी।
तो 11,060, 75,900, 54,090, 85,300, जितना भरेगा उतना आएगा, बिकॉज दिस इज योर एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो गवर्नमेंट आपको ये मौका जरूर देगा. 54,090 and this will become 85,300. ओके ओके. और कुछ आएगा क्या सर? और कुछ तो आता नहीं है. हाँ बस हो गया. जो भी आएगा अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा. बताओ सर, इनकम अंडर दी एट हाउस प्रॉपर्टी बताओ. इस क्वेश्चन का अभी भी मेन खेल शुरू नहीं हुआ. 12,40 हाँ প্রথমে হাউস প্রপার্টিটা হাউস ওয়ান হচ্ছে 12,740 12,740. ओके नेक्स्ट. মাইনাস 38 माइनस होगा ना? हाँ माइनस में হ্যাঁ স্যার পয়েন্টটা স্যার মাইনাস হবে 38,100 नेगेटिव में होगा. वेरी गुड सर. हाउस 3 नेगेटिव में 7,190 नेगेटिव में 7,190. वेरी गुड सर. हाउस 4 नेगेटिव में 6,8500 बस हो गया. लेकिन क्या खेल खत्म हुआ? खेल खत्म नहीं हुआ. हम लोगों को बस ये समझ में आया अभी तक, ये जो इनका 4 घर है, एक बार हम लोगों ने 4 घर को ही सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया और एक बार हम लोगों ने चारों घर को लेट आउट कर लिया, तो उसका इनकम क्या हुआ? चारों घर का अलग अलग देख लिया. लेकिन खेल अभी शुरू होगा. ये एक पजल है, आपको सॉल्व करना होगा. क्यों? बिकॉज इस केस में इनका चारों घर है, बट हम लोगों ने एक assumptions लिया था. आई होप आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक assumptions लिया था. कहाँ चला गया सर? ये एनी वन, ये देखो क्वेश्चन में एकदम स्टार्टिंग में आप भी लिखे होंगे, एनी वन सेल्फ ऑक्युपाइड और बैलेंस जो भी घर रहेगा लेट आउट. अब इसी खेल को एक मतलब वो सुडोकू टाइप में सॉल्व करेंगे. सुडोकू समझते हो ना सर? मुझे उतना आता नहीं अच्छा सुडोकू खेलना, बट इतना कम से कम हाउस प्रॉपर्टी में आपको मैं बता दूंगा. बहुत लोग सुडोकू पसंद करते हैं, अच्छा चीज है, दिमाग अच्छा खोलता है. तो यहाँ पर भी एक सुडोकू जैसा ही कुछ होगा. इट्स लाइक सुडोकू, नॉट एग्जैक्टली. तो 4 सिचुएशंस आएगा आपके सामने, क्योंकि 4 घर है. सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4. ठीक है, 4 सिचुएशन जिसको कॉलम में दे दो. ठीक है, और 4 घर जिसको रो में दे दो. हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 एंड हाउस 4. बिकॉज आपको मिनिमम टैक्स फाइंड आउट करना है. तो कैसे करोगे कि इसका मिनिमम टैक्स दादा। कितना होना चाहिए? हाँ बोलो. একটু এই পাশটা একটু দেখা লাস্টের দিকটা এই পাশে লাস্টের দিকটা দেখ. না না ওই তো কোনখানটা বলো? ওই এইটা ইন্টারেস্ট এইটা এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ওই बचे? ओके सर, आप लोगों ने कर लिया. कॉलम वाइज सिचुएशन दे दो. ठीक है, सिचुएशन ये कॉलम वाइज है. सिचुएशन, दिस इज सिचुएशन, सिचुएशन कॉलम, सिचुएशन 1 2 3 4 एंड दिस इज अ हाउस का रो है, रो वाइज है हाउस. ठीक है, हाउस 1 2 3 4. ठीक है, कुछ नहीं करना है सर, बस पुट करना है डेटा. वी ऑलरेडी हैव, जस्ट डेटा को एनालिसिस करना है. ठीक है, वी जस्ट नीड टू एनालाइज द डेटा. तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? अरे बैठे बैठे क्या करेंगे? करना है कुछ काम. शुरू करें डेटा एनालिसिस लेके प्रभु का नाम. सर चल क्या रहा है? सर जल्दी बोलो. एक घर को सेल्फ ऑक्युपाइड करना है. ठीक है, ध्यान से समझना. और बाकी को क्या करना है? लेट आउट कर देना है. तो इफ हाउस 1 इज सेल्फ ऑक्युपाइड, सिचुएशन 1 में एक घर हो गया आपका सेल्फ ऑक्युपाइड, और बाकी घर को क्या कर लेंगे? डीएलओ कर लेंगे, डीम टू लेट आउट. बात समझ में आया सर? सिचुएशन 2 में सर बोलो. हाउस 2 को लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे. कहां पर?
फाइनल आंसर पे। फाइनल आंसर पे नहीं सर, वैसा नहीं है, सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट। हाँ, हाउस 2 को लेट आउट मान लेंगे। चलो देखते हैं, देखो क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। मतलब आपको अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करना है। पहले सिचुएशन में आपने क्या है ना, एनी1 एसओ और बाकी एलओ, तो हाउस 1 को एसओ करके बाकियों को डीएलओ कर दो। डीएलओ का मतलब क्या है, डीएलओ, डिम टू लेट आउट, मतलब मान लेते हैं कि लेट आउट স্যার कर दिया। ট্যাক্স লায়াবিলিটিটা আসছে 2,04,719। ট্যাক্স ঠিক আছে লাইবিলিটি, আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। আমি এখনো জানি না, ট্যাক্স লাইবিলিটি আমার করা নেই, দেখছি দাঁড়া। নেট ইনকাম কত আসছে বল। স্যার 12,81,150। वेरी गुड दादा, नेट इनकम तेरा सही है, तो आई थिंक तेरा टैक्स लायबिलिटी भी सही है। ठीक है, ओके, इसका मतलब चौथा ने समझ गया, चौथा का आंसर सही आया है। अच्छा देखो सर, तो एक को अगर सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे हाँ तथा, तो बाकी 4 क्या हो जाएगा, डीएलओ हो जाएगा। सिमिलरली इन सिचुएशन 2 किसी एक को करना है तो क्या करेंगे, इसको एसओ कर लेते हैं हाउस 2 को, और बाकी सबको डीएलओ कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली सिचुएशन 3 में इसको एसओ कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं ना सर, एक एक करके एसओ बढ़ा रहे हैं और बाकी को डीएलओ कर लेंगे। डीएलओ मतलब डिम टू लेट आउट, डिम मतलब समझते हो ना, डिम्ड मतलब मान लेते हैं, लो मान लिया हमने, समझे ना, वही होता है डीम्ड। मतलब जैसे यूनिवर्सिटी होता है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मान लिया यूनिवर्सिटी, नॉट अ कंप्लीट यूनिवर्सिटी, इट्स अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ओके, इट्स काइंड ऑफ दैट। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा इसका एसओ कौन सा होगा, ये वाला, इसको एसओ कर लो और ये सबको डीएलओ कर लो, डीएलओ डीएलओ डीएलओ। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, एसओ वाले प्रॉपर्टीज को ना येलो में कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, जस्ट पुट, सर जल्दी करो, हाउस 1 का एसओ कितना है, हाउस 1 का सेल्फ ऑक्युपाइड का इनकम कितना है, -11,060। हाँ बस इस तरह से पुट करना है, -11,060। जस्ट डू दिस। हाउस 2 का डीएलओ कितना है, हाउस 2 का डिम टू लेट आउट, हाउस 2 का डीएलओ 16,000, नहीं सॉरी 38,100 नेगेटिव, 38,100। नेगेटिव 38,100। हाउस 3 का डीएलओ कितना है, -7,190। हाउस 4 का डीएलओ कितना है, -68,500। ঠিক করলাম তো দাদা, अरे হ্যাঁ স্যার। अच्छा अब सिचुएशन 2 में आ जाते हैं। सिचुएशन 2 में हाउस 1 का डीएलओ कितना है, हाउस 1 डीएलओ है हाँ 12,740 पॉजिटिव, और जो सबसे हाँ पॉजिटिव। सेल्फ ऑक्युपाइड कितना हो जाएगा, हाउस 2 75,900 नेगेटिव, 75,900 नेगेटिव। তারপর দিলে যে 30,000 নেগেটিভ 30 क्यों, डीएलओ है तो लेट आउट है, लेट आउट मानेंगे, তার 30 কেন না, 71 700 190 -7190। हाँ डीएलओ है, तुम लेट आउट और एसओ को कंफ्यूज मत करना, ये लेट आउट का एरिया है और ये एसओ का एरिया है। अच्छा हाउस 4 68,500 हाँ हम्म। ठीक है सर, सिमिलरली इसका भी बता दें, हाउस 1 का डीएलओ 12,740, हाँ सर इसका डीएलओ हाउस 2 का डीएलओ 38,100 100। नेगेटिव। हाउस 3 एसओ 30,000 नेगेटिव। हाउस 4 डीएलओ 68,500 नेगेटिव। फोर्थ सिचुएशन हाउस 1 डीएलओ 12,740 पॉजिटिव, हाउस 2 डीएलओ 38,100 नेगेटिव, हाउस 3 डीएलओ 7190 नेगेटिव, हाउस 4 एसओ 30,000 नेगेटिव। बस काम खत्म, पैसा खत्म, टोटल करो
कॉलम वाइज टोटल करना सर। सिचुएशन 1 का टोटल, सिचुएशन 2 का टोटल, 3 का टोटल, 4 का टोटल। Other situation 1 টা 124850 negative. Okay, situation 2 138850. Yes, sir. हाँ सर। হ্যাঁ দাদা। Situation 3 123850 860। हाँ सर 60 है सर। 860 सर। और लास्ट वाला 62550। 62550। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा बेनिफिट किस सिचुएशन से मिलेगा आपको? हाउस नंबर 2 सेकंड वाला सिचुएशन सर। हाँ সিচুয়েশন 2 স্যার। क्यों? স্যার 138,850 আছে স্যার, এটা সবচেয়ে হাইস্ট অ্যামাউন্ট আছে। हाईएस्ट सर अमाउंट लास्ट बोलते हैं? वाले से, पर ये तो लॉस में है ना, हाँ सबसे कम लॉस तो लास्ट वाले में हो रहा है 62,500 वाले में। तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। লস তো কমই हो रहा है इसमें, না तो लॉस স্যার, ज्यादा। সেকেন্ডেরটাই আসবে, কারণ আমরা লস বেশি সেকেন্ড থাকলে তো দাদা। ইনকামটা কম হয়ে যাবে। सभी को पूछना चाहता हूँ, बताओ। चौथा ने बताया सेकंड, रोशनी बताया सेकंड, संपत सेकंड सेकंड, शुभश्री भी सेकंड, सेकंड नील, ऋषभ, सेकंड अभिषेक बताओ कौन से सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा 1 2 3 4 में? नील, ऋषभ, अभिषेक प्लीज बताओ सर। ज्योति, कौन से सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? मतलब हाउस 2 में। सिचुएशन 2 में, हाउस 2 में नहीं सिचुएशन 2। सिचुएशन, नॉट हाउस 2। ओके आप ऐसे बोलो कि सिचुएशन 2 जिसमें हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड है और बाकी सभी घर लेट आउट है ना, ऐसा बोल सकते हो आप। तो अल्टीमेटली आपका जवाब रेडी। आपको अभी क्या करना है, तो 138,850 में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो लॉस है ना, सबसे ज्यादा लॉस है ना, 1,38,850 इज द हाईएस्ट लॉस जो आपको सिचुएशन 2 में मिलता है। और हाईएस्ट लॉस मिलने से आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, सिंपल बात है। ठीक है, वैसे ही लॉजिक यहाँ पर काम करेगा सर, क्योंकि आपको मिनिमम टैक्स देना है और मिनिमम टैक्स के लिए आपको सबसे कम, सबसे ज्यादा लॉस जहां पर हुआ है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ और भी डेटा था, जैसे यहाँ पर था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 14,75,000। तो प्लीज टेल मी सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर 14,77,000 है, मतलब यहाँ पर कर दो नेट इनकम, असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है, जिसमें इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी 1,38,850। इसका जो नेगेटिव है ना, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको, सबसे ज्यादा बेनिफिट जो आपने अभी इतना देर में मेहनत किया, ये जो पजल आपने सॉल्व किया, इस पजल का सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको यहां से मिल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेनिफिट, इसीलिए मैं इसका सुडुकू नाम दिया सर। ऐसे इट्स नॉट सुडुकू, हाँ, इससे कहीं ज्यादा इजी है, सुडुकू से काफी टाइम लगता है मुझे। अच्छा देखो, तो 138,850 इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, जिसमें आपने कितना इनकम किया 14,75,000। ठीक है, तो 14,75,000 और 1,38,850 का लॉस, कितना इनकम हो गया आपका जीटीआई? স্যার একটা সুন্দর আছে 75,000। 13,36,150।
This is GTI because there is a deduction in this question. डिडक्शन क्या है सर इस क्वेश्चन में? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में ही डिडक्शन है, 80C का डिडक्शन है। डिडक्शन चैप्टर जिन लोगों ने करके रखा उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया उनको डिडक्शन बाद में कराऊंगा सर, तो उनको डिडक्शन समझ में आ जाएगा। डिडक्शन इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर जो बेसिकली आपको टैक्स में लास्ट में जाके ना 80C से लेके 80U चैप्टर 6 का एरिया है। फ्रॉम 80C से लेके 80U चैप्टर 6 का एरिया है, जहां पर आपको बहुत सारा सेक्शन दिया गया है। एक कैप्सूल है, मैं किसी को शेयर किया, किसी को अभी भी शेयर करना बाकी है, तो आप डिडक्शन रोज सोने के टाइम पे एक बार जरूर देख के सुना कि क्या डिडक्शन है अभी 80C से 80U का। तो हमारे इस केस में रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम LIC, ये देखो ये वाला जो LIC का लोन आपने रीपे किया ना, ये आपको 80C में डिडक्शन मिलता है, और एक 80C में, दोनों ही 80C है। ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 30,000 है, ये भी आपका 80C में डिडक्शन मिलता है। 1.5 लाख तक मैक्सिमम मिलता है सर, 80C का डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अरे रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम LIC कितना है? 6,000। 6,000 6,000 है क्या? रीपेमेंट 25,000। टोटल कितना किया आपने? 25,000। 6, 17, 2,000 टोटल 25,000, 6,000, 17,000, 2,000, ठीक है। टोटल 25,000 आपका डिडक्शन हो जाएगा, दैट इज रीपेमेंट ऑफ LIC। बिकॉज आपने हर घर के लिए दे रहे हैं ना, जो भी है सिचुएशन आपका, तो इसका लोन का पेमेंट जो आप दे रहे हो वो 25,000 तक आपको 80C में मिल जाएगा, और PPF का जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, उसका भी आपको मिल जाएगा 30,000। 1.5 लाख तक टोटल बेनिफिट मिलता है आपको 80C से 80U का। मैं बताऊंगा बाद में डिडक्शन क्लब चैप्टर में, डिडक्शन चैप्टर पूरा एक दिन गो थ्रू कराऊंगा आप लोगों को। रुक जाओ, इसी के बीच में हाउस प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद ना मैं एक बार डिडक्शन करा दूंगा बीच में। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को ना हैबिट हो जाएगा, डिडक्शन बीच बीच में जब भी कंप्लीट क्वेश्चन आएगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से लेस करके बताना कितना होता है? 13,36,150, 13,36,150 से माइनस कर दो दोनों अमाउंट, 12,81,150। यस सर। हाँ सर। ओके, दिस इज कॉल्ड नेट इनकम। सर इसका टैक्स लायबिलिटी बता दो अभी। अगर किसी का इनकम 12,81,150 है, दैट इज 12,81,150 है, तो इस बंदे को कितना टैक्स सरकार के घर में जमा करना होगा? मिस्टर एक्स, ये मान के चलते हैं मिस्टर एक्स कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है, मतलब उसका एज 60 साल के नीचे है, ठीक है, उसका एज 60 साल के नीचे है, तो क्या हो जाएगा? करंट जो प्रोविजंस है देखते हैं सर, चल अप टू 2,50,000 चाहे कोई भी हो, नो टैक्स। 2.5 लाख तक इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, ठीक है, एक्सेप्ट 115 BSE का अलग केस है, 115 BSE बाद में बताऊंगा। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी अप टू 2,50,000 नील, ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख एट द रेट 5%, 12,500 हो जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख का जो गैप है, मतलब 2,50,000 पे 5%, 2,50,000 मतलब 2.5 लाख से 5 लाख का कितना गैप है? 2.5 लाख से 5 लाख का गैप है, 2.5 लाख का या 2.5 लाख का, 2.5 लाख पे 5%, 12,500 का। अच्छा, और क्या और भी आएगा सर? नेक्स्ट पेज में करते हैं, उसमें जगह हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नेक्स्ट स्लैब इज 5 लाख से 10 लाख का, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख। स्लैब का पूरा क्लास करवाया हुआ है, डोंट वरी। 5 लाख से 10 लाख कितना गैप है सर? 5 लाख का एट द रेट ऑफ 20%, तो ये हो जाता है 1 लाख। 5 लाख के 20%, 5 लाख থেকে 10 লাখের ডিফারেন্সের উপরে 20%, গ্রেটার দেন 10 লাখ টু 12,81,150, তো 10 লাখের উপরে কত হচ্ছে এটা? 2,82,150
81 150 इसके ऊपर कर दो सर 30%. 30%। 30%। कितना हो जाएगा? 84,345। 84,345। यस सर। यस सर। ओके, बस जितना हुआ टोटल करके बताना। 1 लाख उधर 12,500 और 84,345 कितना बोला? 1,36,855। 1 लाख 96। हाँ 845। सर 1,96,845। 1,96,845 इसके ऊपर क्या लगाना है सर? 4%। 7873। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये लगाना, मतलब लगाना ही पड़ता है। कितना बोले सर? 7873 और टोटल हजार है 2,04,718। यही यस सर। गवर्नमेंट के घर में ये जमा होगा। ठीक है, 4 घर लेके बंदे ने जो भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं, हिसाब किताब करके इतना टैक्स सरकार के घर में जमा हो जाएगा, बस बन जाओगे टैक्स कंसल्टेंट। ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के बेसिस में था। ठीक है, अब जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे सारा हेड समझ जाओगे ना, ठीक है, लाइक सैलरी, बीपी, एचपी, अदर सोर्स, तो आप किसी भी तरह का इनकम हो अब आराम से उसका टैक्स कंसल्टिंग कर सकते हो। एग्जाम का नैया तो पार हो ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव बड़ा रखो। जब टैक्स पढ़ोगे अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट, जब कंपनी लॉ पढ़ोगे अपने आप को कॉर्पोरेट लॉयर, ठीक है, अकाउंट्स करने के टाइम पे कंपनी अकाउंटेंट, ऐसे फीलिंग करके समझोगे ना तो मजा आएगा। ठीक है, ओके सर। जिन लोगों का पुराना क्लासेस नहीं हो पाया या मिस हो गया है, मैं उनको शेयर कर देता हूँ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और बेसिक्स भी कुछ शेयर कर देता हूँ, तो बेसिक्स एंड हाउस प्रॉपर्टी दोनों को एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। ठीक है, तो जैसे ही रिवाइज कर लेते हो, जिन लोगों का नहीं हुआ है, जिन लोगों का हो गया है वो आगे का देखें। हाउस प्रॉपर्टी का काफी सारा क्वेश्चन देता हूँ, उसको प्रैक्टिस करें। बट हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मैं सभी को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जिनका बेसिक्स और हाउस प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग मिस है उनको मैं बेसिक्स और हाउस प्रॉपर्टी पहले करने के लिए बोलूंगा। पहले आप बेसिक्स करना, फिर हाउस प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग करना, उसके बाद आप हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व करना। इतना कर लो सर, एट पर हो जाओगे। जिन लोग एट पर नहीं, और जो एट पर है सर उन लोग चलते रहना, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना व्हाट्सएप करके, सर मुझे ये समझा दो वो समझा दो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ओके, इतना ही है सर आज। कुछ होमवर्क भेजता हूँ। कल के क्लास में आप लोगों को मैं हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखाऊंगा। ठीक है, काफी वाइटल है, और एरियर ऑफ रेंट का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। बस आई थिंक कल हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाना चाहिए। ओके ठीक है सर, चलो फिर बाय, टाटा। ओके सर, बाय सर सर। हाँ भाई बोलो सर सर। आपका सुडोकू का फोटो स्क्रीनशॉट लेना। मेरा सुडोकू का स्क्रीनशॉट लेना है, रुक जाओ।